चलो देखो, जेनरिक सर्वलेट तक हो गया था। हम्म, बना था वहां। अब देखो हम लोग जो कहानी अभी तक किए, हम लोग किए क्या किया अभी तक, कि हम लोग एक क्लास बनाते थे माई सर्वलेट नाम का। ठीक है, माई सर्वलेट नाम का एक क्लास बनाते थे। ठीक है, और अगर हम लोग को सर्वर का फीचर चाहिए था तो शुरुआत में क्या किए कि एक इंटरफेस था, इंटरफेस। ठीक है, और इस इंटरफेस का नाम क्या था, सर्वलेट। ठीक है, ये कौन सा पैकेज में था, जावा एक्स डॉट सर्वलेट। ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एक पैकेज में था। ठीक है, इसके पास 5 मेथड था। इनिट मेथड, दूसरा सर्विस मेथड, सर्विस मेथड, तीसरा डिस्ट्रॉय मेथड, चौथा गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, और पांचवा गेट सर्वलेट इन्फो। ठीक है, ये 5 मेथड था। ये पांचों मेथड कैसा था, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इंटरफेस है, और इंटरफेस के अंदर पांचों मेथड क्या होता है, मतलब कोई भी मेथड रहेगा तो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते थे, इस इंटरफेस को, तो हम लोग इसको क्या करना पड़ता था, इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। इम्प्लीमेंट्स ऑल मेथड्स, ऑल मेथड्स, हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ता था, ऑल मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, ऑल मेथड, इम्प्लीमेंट ऑल मेथड। क्लियर, ये काम करना पड़ा था शुरुआत में, कि अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें सर्वलेट इंटरफेस को, तो हम लोग को पांचों मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ओवरराइड, ओवरराइड ऑल 5 मेथड। ठीक है, पांचों मेथड को हम लोग को ओवरराइड करना, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था हम लोग के लिए, यही ना, तो थोड़ा सा आसान हुआ। फिर जावा ने क्या किया, तो जावा ने किया क्या कि एक और क्लास बनाया। ठीक है, एक और क्या किया, क्लास बनाया, और इस क्लास का नाम रखा क्या, जेनरिक सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट। ठीक है, अब ये क्या किया, ये क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट्स कर लिया। अब इम्प्लीमेंट्स किया तो हियर 4 मेथड, 4 मेथड हैव बॉडी। 4 मेथड को क्या कर दिया, बॉडी दे दिया, बट सर्विस मेथड, सर्विस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ क्या था, एब्स्ट्रैक्ट था, सर्विस मेथड यहाँ क्या था, एब्स्ट्रैक्ट था। ठीक है, इस कारण से ये भी क्लास को क्या होना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ा। ठीक है, तो जेनरिक सर्वलेट भी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सर्विस मेथड के कारण। ठीक है, अब हम लोग इंटरफेस को, हम लोग यहाँ अब ये चीज काम नहीं करने लगे, तो हम लोग अब क्या करने लगे, इसको एक्सटेंड कर लिए। ठीक है, इसको क्या कर लिए,
extends the generic servlet, ठीक है। अब यहाँ जेनरिक सर्वलेट को अगर एक्सटेंड किए तो हम लोग को एक मेथड सिर्फ ओवरराइड करना पड़ रहा है, ठीक है। ओवरराइड ओनली सर्विस मेथड, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ा, एक मेथड ओनली सर्विस मेथड को क्या करना पड़ा, ओवरराइड करना पड़ा। बात हमारा, तो यहां तक हम लोग कहानी देख लिए थे, ये हम लोग थ्योरी में इस तरह बताएं, इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग ये चीज देखें, क्लियर। अब देखो यहाँ तक आ गए तो सर्वलेट बनाना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है कि हमको एक क्लास बनाना होगा, सिंपल एक्सटेंड कर देना है और एक ही मेथड को सिर्फ ओवरराइड करना है, बस जो जिसमें काम करना है, तो बहुत बड़ा लेंदी तो है नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, तो देखो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा का एक्सचेंज होगा, ठीक है, क्लाइंट जब डेटा भेजेगा किसको, सर्वर को, वो डेटा या तो वो गेट मेथड से भेजेगा या तो वो पोस्ट मेथड से भेजेगा। नहीं, हम लोग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म बनाएंगे तो उसमें मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। अब मेथड में आइदर हम लोग गेट लिखते हैं या तो फिर पोस्ट लिखते हैं, इन करते हैं, मतलब वहां फॉर्म बना करके डेटा भेजा जाएगा। डेटा जो भेजने का जो मेथड होगा वो दो तरीका होगा, या तो गेट मेथड होगा या तो पोस्ट मेथड होगा। और ये गेट मेथड, ये पोस्ट मेथड, ये जाएगा प्रोटोकॉल स्पेसिफिक के थ्रू से, एचटीटीपी नहीं। जेनरिक सर्वलेट का क्या प्रॉब्लम है कि ये काम तो आसान कर दिया, लेकिन ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक डेटा का एक्सचेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जेनरिक सर्वलेट में क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं बस वो प्रिंट कर रहा है, यहाँ से डेटा जा रहा है क्या, सिर्फ हम सर्वर को कॉल कर उसके नाम से कॉल करते हैं, लेकिन हमको डेटा अगर सर्वर को भेजना है तो क्या वो कर हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता है। और जब डेटा वो ले ही नहीं सकता है तो सिर्फ बना बनाया प्रोसेसिंग, मतलब ये स्टैटिक काम हो गया। हम कुछ डायनेमिक काम करना चाहेंगे तो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। डायनेमिक काम क्या होगा कि हम हमारे डेटा के अकॉर्डिंग काम, दूसरा कोई देगा तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग काम, बस हमारा। और अभी तक क्या है कि जावा के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो हम कॉल करेंगे, हमको वही चीज मिलेगा, दूसरा को कॉल करेगा तो उसको भी वही चीज मिलेगा, इन होगा। मतलब ये जेनरिक सर्वलेट प्रोटोकॉल स्पेसिफिक वर्क नहीं कर पाएगा, बात सुनना। तब प्रॉब्लम यहाँ आया, तब जावा वालों ने इसको भी सॉल्व किया। जावा वालों ने किया क्या कि एक और क्लास बनाया, ठीक है, एक और क्लास बनाया, क्लास, ठीक है। और इस क्लास का नाम दिया HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट। प्रॉब्लम कहाँ था, प्रोटोकॉल का, प्रोटोकॉल का ही ना प्रॉब्लम था, इसलिए प्रोटोकॉल के नाम से ही बना दिया क्लास। सर्वलेट तो है, अरे सर्वलेट तो है, लेकिन यहाँ जो प्रोटोकॉल हम लोग क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाते हैं उसमें यूज होता है कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग कोई भी वेबसाइट एक्सेस करें HTTP लगाना ही पड़ता है, इसके बिना कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो HTTP के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए HTTP सर्वलेट नाम दिया गया, ठीक है। और ये क्लास है, ये क्या क्लास है। अब ये HTTP जो सर्वलेट है, ध्यान देना, ये भी कौन सा पैकेज में रखा, JavaX डॉट सर्वलेट में रखा, ठीक है। लेकिन HTTP जो बनाया इसको कहाँ रखा गया, तो इसको रखा गया JavaX डॉट सर्वलेट डॉट HTTP। बात सुना रहा, ये कौन सा पैकेज में रखा गया, ये पैकेज इसको चेंज कर दिया। कौन सा पैकेज, JavaX डॉट सर्वलेट तो था ही पहले से, उसके अंदर समझो एक और फोल्डर बनाया, और इसमें जितना भी प्रोटोकॉल स्पेसिफिक रहेगा सब इसके अंदर रहेगा। बात सुना रहा, HTTP फोल्डर बना दिया, समझो फोल्डर मतलब पैकेज, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास बनाया गया जिस क्लास का नाम क्या था, HTTP सर्वलेट। ये हम लोग नहीं बनाएंगे, ये कौन बनाया, जावा वालों ने बनाया, ठीक है।
अब ये नॉर्मल क्लास, इसको भी चाहिए किसका फैसिलिटी, सर्वर का फैसिलिटी। तो सर्वर का फैसिलिटी चाहिए तो इनडायरेक्टली इससे कंप्लीमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने से अच्छा है कि इसको इम्प्लीमेंट अगर करेगा तो फिर से इसको 4 मेथड को बॉडी देना होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट ना करके क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लिया। इसको क्या कर लिया, एक्सटेंड। 4 मेथड का बॉडी तो दिया हुआ था, एक मेथड ही ना जिसको प्रॉब्लम है। अब ये क्या किया, यहां भी ये सर्विस मेथड को बॉडी दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, सर्विस मेथड को ये बॉडी दे दिया, ठीक है। लेकिन प्रोटोकॉल स्पेसिफिक काम ये सर्विस मेथड कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था। तो इसको करना होगा, तो ये सर्विस मेथड रखा, लेकिन प्रोटोकॉल स्पेसिफिक के लिए 2 मेथड बनाए। एक का नाम है डूगेट मेथड और एक का नाम है डू पोस्ट मेथड। डू पोस्ट मेथड, बस हमारा यहाँ 2 मेथड है, दोनों बॉडी दिया गया। क्या क्या नाम है, डूगेट और डू पोस्ट। क्लाइंट जो है वो डेटा भेजेगा, आइदर गेट से भेजेगा या तो फिर पोस्ट से भेजेगा, ठीक है। अब ये काम करता है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू से। बात हमारा ये काम क्या करता है, HTTP। तो अब तक हम लोग जो सर्विस मेथड के अंदर जो कोड लिखते थे, अब किसके अंदर लिखना है, या तो डूगेट के अंदर लिखेंगे या तो फिर डू पोस्ट, वही काम करेगा। सेम ये भी वही 2 पैरामीटर लेगा, जैसे सर्विस मेथड 2 पैरामीटर लेता था ना, कौन कौन, सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन ये भी 2 मेथड लेगा, कौन कौन, वही 2 मेथड नहीं। अब HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स आएगा। अब नॉर्मल सर्वलेट रिक्वेस्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल जो सर्वलेट रिक्वेस्ट जो आता था वो नॉर्मल सर्वलेट रिक्वेस्ट नहीं रहेगा, अब नाम क्या रहेगा उसका, HTTP, सिर्फ HTTP लग जाएगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। और ये कौन सा मेथड में काम करेंगे, डूगेट और डू पोस्ट में। अब ध्यान दो, अब हमको माई सर्वलेट अगर बनाना है तो इसको इंप्लीमेंट करने का जरूरत नहीं, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक्सटेंड करेंगे किसको, इसको एक्सटेंड करना है। और जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ही। हाँ, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, ध्यान देना, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, ऐसा जरूरी है का, एक भी नहीं रहे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बना सकते हैं ना, क्यों किया ऐसा, क्योंकि डायरेक्टली कोई उसका ऑब्जेक्ट ना बना। ये प्रॉब्लम बताए थे कि कोई इसका गलती से भी ऑब्जेक्ट ना बना दे, जैसे बताए थे ना, पर्सन क्लास और एक स्टूडेंट होगा और एक स्टाफ होगा। स्टूडेंट और स्टाफ का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है बात समझ में आता है, लेकिन पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है ये बात समझ में नहीं है, बात समझ। तो उसी चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या किए थे, पर्सन क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिए थे। तो वो गलती से भी नहीं बना पाए, गलती भी अगर करना चाहेगा नहीं देगा, बात समझ। तो ये मेथड जावा बनाया, डायरेक्टली इसको कोई यूज नहीं कर, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली तो कहीं करना ही है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर इसका कोई यूज ना कर पाया ऑब्जेक्ट बना करके, इस कारण से इस क्लास को क्या किया गया, एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया। लेकिन इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नहीं, अगर रहता तब बनाना जरूरी होता, और अगर रहता तो इसको जैसे एक्सटेंड करते थे हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता, लेकिन किसी भी इम्प्लीमेंट का जरूरत नहीं, बात हमारा। अब जैसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो अगर डू गेट के साथ काम करना चाहते हैं तो डू गेट को सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर डू पोस्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो डू पोस्ट को सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे, बात समझ में आया। तो अब हम लोग सर्वलेट जब बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब हम लोग एक्सटेंड करेंगे किसको, HTTP सर्वलेट, जो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है। यहाँ से हम डेटा को भेज सकते हैं आइदर गेट मेथड से और पोस्ट मेथड से। यही तो काम है सर्वर का। नहीं, हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे जनरली यही तो काम करेंगे, डेटा भेजेंगे, इसलिए प्रोसेसिंग के लिए, और फिर प्रोसेस के बाद हम कुछ डेटा लेंगे सर्वर से। इन काम करना हम लोग को, सर्वर का काम ही क्या है, अरे सर्वर का हम लोग काम क्या, सर्वर अगर नहीं रहता तो हम लोग क्या, क्लाइंट सारा डिजाइनिंग तो क्लाइंट कर ही देगा, लेकिन मेन सर्वर का काम है हमको डेटा का, नहीं
कि बहुत सारा डेटा आएगा तो हमको सर्वर पर भेजना है, स्टोर करवाना है, आफ्टर प्रोसेसिंग बाद में हमको आउटपुट भी चाहिए डेटा का। मेन तो डेटा का गेम होने वाला है सर्वर के साथ। सर्वर के साथ करते हैं क्या, डेटा का काम, क्योंकि डेटा को हम अपने पास नहीं रख सकते, इनसिक्योर होगा नहीं। तो सिक्योरिटी के लिए हमको डेटा को कहाँ भेजना होगा, सर्वर के पास। क्लियर है ये? तो अब हम लोग जब सर्वलेट बनाएंगे तो अब हम लोग एक्सटेंड करेंगे किसको, HTTP सर्वलेट को। कौन सा पैकेज में रहेगा, javax.servlet.http पैकेज। ठीक है, तो देखो जितना बताएं सब कहानी याद होना चाहिए, किस तरह से है कहानी सर्वलेट पर। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। बिलिंग करने लगा कैसे, चलो देखो अब हम लोग बनाएंगे, ध्यान दो, बात करना बाद में साथे रहेगा वो। अब जो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, और हम लोग नेक्स्ट करते हैं और नाम देते हैं, लिख देते हैं माई HTTP सर्वलेट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं माई HTTP सर्वलेट। नेक्स्ट करके और यहाँ फिनिश कर देंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लिए सेम उसी तरह से। इस प्रोजेक्ट को एक बार हम लोग रन करा लेते हैं। हो गया रन। हम लोग यहाँ एक बार चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं H1 दिस इज माई HTTP सर्वलेट। ठीक है, दिस इज माई HTTP सर्वलेट। हम लोग इसको गूगल क्रोम में जा करके रन करा देते हैं। तो हम लोग को यहाँ चेंज करना होगा माई HTTP सर्वलेट। रन हो गया प्रोजेक्ट। अब दोस्त हम लोग तो ये HTML हो गया, हम लोग काम करते हैं किसके साथ, जावा के साथ। तो यहाँ हम लोग को क्या करना होगा, एक जावा क्लास बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग इसका क्लास का नाम देंगे माई, ठीक है, माई या फिर HTTP सर्वलेट। लेकिन HTTP सर्वलेट नहीं दे सकते क्योंकि ये जावा वालों ने बनाया है एक नाम का क्लास, वही HTTP सर्वलेट ने बनाया है। हाँ, माई लगा देंगे, माई HTTP सर्वलेट। ठीक है, क्लास का नाम क्या दिए। अब दो तो इसको एक पैकेज भी देना होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं com.my HTTP सर्वलेट। ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं com.my HTTP सर्वलेट और यहाँ फिनिश कर देते हैं। तो पैकेज भी बन गया और हमारा क्लास भी बन गया। यहाँ तक तो नॉर्मल है जो पहले भी करते थे। ठीक है, अब ध्यान दो, अभी तक हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे सर्वलेट को, वो करना बंद कर दिए। ठीक है, फिर एक्सटेंड किए किसको, जेनरिक सर्वलेट को। अब बोले वो भी नहीं करना है, तो अब करना है क्या, एक्सटेंड करना है। ठीक है, किसको एक्सटेंड करना है, तो HTTP सर्वलेट। ठीक है, HTTP सर्वलेट। तो देखो यहाँ से javax.servlet.http पैकेज के अंदर है। अभी बताएं, अभी तक हम लोग यूज करते थे पैकेज javax.servlet के ही अंदर तक जाते थे, लेकिन उसके अंदर एक और फोल्डर समझो बनाया हुआ जावा ने, जिसका नाम क्या है, HTTP। तो अब पैकेज हो जाएगा javax.servlet.http। अब इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अब जैसे देखो, जैसे एक्सटेंड किए इंपोर्ट कर दिया। अब ध्यान दो, एक्सटेंड करने के बाद कोई एरर नहीं, अभी तक एरर आता नहीं, अब कोई एरर नहीं। मतलब इसके अंदर जाकर अगर देखें तो देखो किया क्या, कंट्रोल प्रेस करके इसके अंदर अगर जा करके देखो तो ये किया क्या, देखो जावा वालों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और एक्सटेंड किया किसको, जेनरिक। ठीक है, ये बताए थे कि एक जावा वालों ने HTTP सर्वलेट बनाया और एक्सटेंड कर दिया किसको, जेनरिक सर्वलेट। अब इसके अंदर किया क्या,
तो देखो जितना भी क्लासेस है सबका बॉडी दिया हुआ है। अब देखो सर, हम यहाँ क्या बोले थे, सर्विस मेथड को ये बॉडी दे दिया। ध्यान से देखो, सर्विस मेथड कहीं होगा, इसका बॉडी दिया हुआ है, देख लिया। सबसे लास्ट देखो यहाँ सर्विस मेथड बॉडी दे दिया। यही मेथड ना हम लोग यूज करते थे। देखो मेथड ये था ना, सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स, इन मांगते थे। अब ये बॉडी दे दिया, अब इसका जरूरत नहीं, तो हम लोग यूज किसका करेंगे, तो हम क्या बोले, डू गेट और डू पोस्ट मेथड। तो देखो यहाँ से डू पोस्ट मेथड और डू गेट मेथड। अब देखो जब ये फंक्शन का यूज करेंगे तो देखो ये पैरामीटर ले रहा है किसका, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का। अभी तक क्या लेता था, सर्वलेट रिक्वेस्ट लेता था, लेकिन अब कैसा ले रहा है, HTTP, क्योंकि ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक काम करेगा। बात सुना, काम सेम है, एक्सेप्शन भी सेम है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड, अब ध्यान दो, इसके अंदर भी अगर जाना चाहे जेनेरिक सर्वलेट, इसमें नहीं जाने देता है 2025 में। पहले हम लोग यूज करते थे ना 18, उसमें इसके अंदर फिर इसके अंदर लास्ट तक पहुंच जाते, इसमें नहीं करना। अब सिर्फ सिंपल एक को देखने देता है, चलो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक हम लोग एक्सटेंड कर लिए, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अभी एक्सटेंड तो कर लिए, थोड़ा सा हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रन कराने के लिए हम लोग यहाँ web.xml में इसको डिफाइन भी कर देते हैं। नहीं, अरे यूज करने के लिए हम लोग को करना पड़ता था न्यू, और यहाँ हम लोग का क्या लेते थे, स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml फाइल, ठीक है। और यहाँ हम लोग डिक्लेरेशन करते थे, डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, सर्वलेट सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते थे, सर्वलेट का नेम, ठीक है। तो नाम हम लोग दे देते हैं क्या, ABC, ठीक है। और उसके बाद सर्वलेट क्लास, सर्वलेट क्लास, तो क्या हो जाएगा, कॉम डॉट माई HTTP सर्वलेट, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मैप करेंगे, हाँ छूट गया, डॉट माई, क्या है क्लास का नाम, माई HTTP सर्वलेट, ये होगा। अब दो इसको मैप करेंगे, तो मैप करने के लिए हम लोग यहाँ टैग ले लिए, किसको मैप करना है, तो सबसे पहले सर्वलेट का नाम, तो सर्वलेट का नाम क्या दिए, ABC, और इसको हम लोग URL पैटर्न, ठीक है। तो URL पैटर्न के लिए /XYZ लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन होता है हम लोग यहाँ लिख दिए। अब इसके अंदर हमको काम करना, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स पेज में एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इंडेक्स पेज में क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म में हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहला एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है। अब एक्शन में हम लोग क्या लिख देंगे, XYZ, हम कहाँ सबमिट करना चाहते हैं, सर्वलेट में, ठीक है। तो XYZ हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं कि लिखते हैं एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, ठीक है। और इसके लिए हम लोग इनपुट टैग ले लेते हैं, इनपुट टैग, और इसका टाइप हम लोग क्या कर देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। और एक BR टैग हम लोग लेकर के नीचे ले आएंगे, और यहाँ हम लोग एक और इनपुट टैग बना लेते हैं, जिसका हम लोग टाइप क्या कर देते हैं, सबमिट, सबमिट, ठीक है। अब वो रेफरेंस करके देखो, एक सिंपल एक पेज आ रहा है जिसमें नाम हम लोग इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है।
अब वो जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ देखो 405 एरर, ठीक है, बोल रहा है कि HTTP मेथड गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय द URL। प्रॉब्लम क्या हुआ समझ में आया? किया क्या कि ये मेथड एक हम फॉर्म बनाए, फॉर्म में हम लोग कोई भी मेथड बताए क्या? नहीं बताए। तो जब कोई मेथड नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन मानता है? गेट को मानता है। तो ये सर्वर को कॉल किया, गेट मेथड को मांगा। अब सर्वर कौन है हमारा? अभी माई सर्वलेट के अंदर है गेट मेथड क्या? नहीं, हम ओवरराइड ही नहीं किया कुछ, अभी ब्लैंक रखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? ओवरराइड करते हैं। किसको? टू गेट मेथड। तो ओवरराइड करने के लिए बताएं, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट यूज करने के लिए हम लोग इंसर्ट अल्ट प्लस इंसर्ट करेंगे, ठीक है, अल्ट प्लस इंसर्ट। तो यहाँ ओवरराइड मेथड, तो यहाँ देखो बहुत सारा मेथड है, हमको किसको चाहिए? डू गेट। ये जो डू गेट है सो लिखे डायरेक्ट की इसी तरह ओवरराइड कर लेना, तो तरीका पता चल गया सब, ठीक है। तो डू गेट को हम लोग ओवरराइड कर लेना, तो देखो डू गेट को ओवरराइड कर लिया, ठीक है। बाकी ये सब जो है जनरेटेड, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड में लीक किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाहर इसको थोड़ी कॉल करेंगे, यही कॉल करेंगे जब करना होगा तो। अब देखो यहां से होगा क्या? अब जैसे डू गेट हम लोग ला दिए, अब एक बार और हम लोग चलते हैं यहाँ, अब डायरेक्ट रिफ्रेश करके एक बार सबमिट करते हैं तो देखो अब वो एरर दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि मेथड उसको मिल गया, लेकिन ब्लैंक है, ब्लैंक ही रहेगा, कुछ तो प्रिंट तो किए नहीं, सर्वर कुछ प्रिंट किया है? कुछ नहीं प्रिंट किया, ठीक है। अब देखो यहां से होगा क्या कि वहां से फॉर्म कुछ डेटा लिख करके किसको भेजेगा? सर्वर को। अभी कोई हम लोग मेथड नहीं दिए हैं, बाय डिफॉल्ट किसको मान रहा है? गेट को। तो यहाँ गेट में आ जाएगा, और जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो किसके पास रहेगा? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के पास रहेगा। नहीं, रिक्वेस्ट जो भेजता है क्लाइंट वो सर्वर के पास आएगा, और सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आएगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा? इस जो REQ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग पूरा रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट, और इसको पूरा रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं नाम, बस मत। तो हम लोग ये कर दिया। ध्यान से देखो, एक्सेप्शन जो था पहले भी वही था, थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन, ये अभी जनरेट करो, क्लियर है ये? अरे बात समझ में आया? अब देखो यहां से हम लोग क्या चाह रहे हैं कि क्लाइंट जो वहां लिख रहा है फॉर्म में एंटर योर नेम, वो नाम लिख करके भेजेगा। हम चाह रहे हैं कि जो नाम भेजेगा उसको हम ले करके हम प्रिंट कर दें। बात समझ, क्लाइंट जो अपना नाम वहां फॉर्म में एंटर करेगा, अरे मेन हम लोग वेबसाइट जब बनाएंगे क्या करेंगे? जो डेटा देगा वो डेटा को हम लोग फेच करेंगे, उसका जो भी काम करना है करेंगे। तो हम लोग अभी सिंपल वो डेटा को फेच करके हम सिंपल प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो डेटा जो क्लाइंट भेजा होगा वो किसके पास होगा? तो किसके पास होगा? सर्वर के पास। सर्वर के पास कौन सा ऑब्जेक्ट में होगा? रिक्वेस्ट, क्योंकि क्लाइंट क्या भेजा होगा? रिक्वेस्ट। बात सुन रहा है? अरे क्लाइंट क्या भेजा होगा? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा होगा, तो जितना भी रिक्वेस्ट भेजा होगा कौन सा ऑब्जेक्ट में होगा? रिक्वेस्ट। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट में होगा, तो रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है उसके पास होगा। तो हम उसे मांगेंगे कि दो डेटा मेरा, ठीक है। अब डेटा मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? तो लिखेंगे रिक्वेस्ट। कैसे लिखेंगे? रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है। अब इसके पास मांगने का फंक्शन है, नाम है गेट पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? गेट पैरामीटर। अब देखो डेटा वहां से आएगा तो एक डेटा तो आएगा नहीं, बहुत सारा डेटा आएगा, तब कौन सा डेटा मांगेंगे कैसे पता चलेगा? तो वहां से क्लाइंट से ही हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डेटा भेज रहे हैं उसका कुछ नाम दे लेंगे। तो ये जो इनपुट फील्ड है इसका एक एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट होता है ना, तो नेम एट्रीब्यूट यही इसी के लिए काम होता है, सर्वर के लिए, बाकी कुछ काम नहीं है। अगर क्लाइंट साइड में अगर देखेगा तो नेम का कोई काम नहीं है, नेम का काम किसको है? सिर्फ सर्वर को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ इसका नाम देते हैं ST नेम, ठीक है। इसका नाम क्या कर दिए? ST नेम। अब यही नाम हम यहाँ मांगेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हमको क्या चाहिए? डबल कोट में लिख देंगे ST नेम, हमको ये चाहिए, ठीक है। तो ये मांग लेगा,
अब ये जो मांगेगा तो ये रिटर्न करेगा, तो हमको वेरिएबल में स्टोर करना होगा ना, तो हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे सेम, या फिर नेम भी लिख सकते हैं, या तो लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, या स्ट्रिंग नेम भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वही जो नाम दिए वहाँ वो नाम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो HTML का नाम है, ये हमारा जावा का नाम है। या फिर अलग भी रख सकते हैं स्टूडेंट नाम। तो देखो ये फंक्शन में हो रहा क्या, ये फंक्शन में क्या किया कि हम रिक्वेस्ट से निकालें, रिक्वेस्ट के पास डेटा कहाँ से आया होगा, क्लाइंट भेजा होगा डेटा, ठीक है। तो हम उसी सर्वर के जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको डेटा मांगे, गेट पैरामीटर, क्या डेटा मांगे, तो जो भी वहां से st नेम जो भेजा होगा उसको मांगे, और जो भी डेटा दिया होगा हम उसको स्टोर करवा दिए कहाँ, स्टूडेंट नेम। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो सर प्रिंट करेगा, मतलब सर्वर प्रिंट करेगा, तो सर्वर प्रिंट करेगा कहाँ, क्लाइंट के ब्राउजर में। अब सर्वर क्लाइंट के ब्राउजर में कैसे प्रिंट करता है, रिस्पॉन्स भेजता है, तो रिस्पॉन्स बनाना होगा। तो रिस्पॉन्स बनाने के लिए बताएं पहले भी, रिस्पॉन्स डॉट सेट, पहले कंटेंट टाइप सेट करते हैं हम लोग, सेट कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप कैसा होने वाला है, टेक्स्ट स्लैश HTML, ये हो गया। और उसके बाद रिस्पॉन्स से हम लोग मांगते हैं क्या, गेट राइटर, ठीक है। अरे इसका चार्जर है, ऑफ हो जाएगा, जाके लेकर आओ चार्जर इसका, गेट राइटर। और इसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर, और इसका नाम क्या देते हैं, आउट। क्या इसका आउट ही दे सकते, कुछ भी दे सकते, जो देना चाहे। हम बोले थे आउट इसलिए दे क्योंकि बना बनाया जब सर्वर यूज करेंगे तो वो आउट दिखाएंगे सारा चीज, ठीक है। और इंडस्ट्री में यही यूज करता है, बात सुन रहा है। तो देखो आउट बन गया। अब हम चाहते हैं कि जो नाम वहां से भेजा उसको प्रिंट करना, तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ हेलो, ठीक है। हेलो लिख करके जो भी नाम देगा, ठीक है, हेलो लिख करके जो भी नाम देगा, तो जो नाम देगा वो कहाँ रहेगा, स्टूडेंट नेम में। तो वहां जैसे मान लो रोहित लिखा, तो लिखेगा यहाँ क्या, हेलो रोहित, ऐसा लिखेगा, ठीक है। और ये लिखेगा कौन, सर्वर, ठीक है। नहीं लिया, अरे तो ले तो लिया यहाँ, मतलब आ तो गया, लेकिन चार्ज नहीं लगा, चार्ज लेने लगा, हाँ हाँ आ गया। देखो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। देखो हम लोग रिफ्रेश कराते हैं, और यहाँ हम लोग नाम देते हैं रोहित, ठीक है। अब जैसे हम लोग सबमिट करेंगे, क्या लिख रहा है, हेलो रोहित, ये कौन कर रहा है, सर्वर। अगर हम चाहते हैं कि यही चीज वो हेडिंग में प्रिंट करे, तो हेडिंग में प्रिंट करे, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, H1 टैग लेंगे और हम लोग क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए फिर से कॉन्केटिनेट करना होगा, और फिर यहाँ से H1 को बंद कर देना होगा, ठीक है। H1 को बंद कर देना, /H1। तो एक थोड़ा डिफिकल्टी समझ में आ रहा है कि हमको जावा के अंदर HTML का काम करने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है, डबल कोट दो, फिर उसके अंदर टैग लिखो, नहीं, यही प्रॉब्लम था सर्वलेट का, इस कारण से JSP लाया, ठीक है। अरे एक्सेप्शन नहीं है, जितना देखो तुम लोग को अगर हम चाहते हैं ना डायरेक्ट JSP पर लाते हैं, तुम लोग को पता भी नहीं चलता, तुम लोग को लगता है कि यही तरह से काम होता है। हम लोग बेस से चल रहे कि आखिर किया क्या किया, और आखिर JSP तक का इसका जर्नी कैसे रहा, वो हम जर्नी बता रहे। तो सिर्फ प्रोजेक्ट बना लेना बड़ा बात नहीं है, उसका कंसेप्ट तुमको कितना आता है, ठीक है, बेसिक तुमको कितना पता है ये भी जानना चाहिए। C++ डायरेक्ट पढ़ भी सकता था, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि आखिर किया क्या हो, नहीं, बात सुनना रहा। जैसे अगर देखेगा ना कि नॉर्मल जैसे देखो क्वेश्चन का लेवल रहता है कहाँ, UPSC में, ठीक है। जैसे बाकी सब पूछेगा कि इसमें कि क्या होता है, कब हुआ था,
लेकिन यूपीएससी तुमसे पूछा था कि क्यों हुआ, रीजन क्या था, नहीं पूछता है, पता होना चाहिए सब। बात हमारा, हम लोग चलेंगे जेएसपी, लेकिन ऐसा नहीं सर्वलेट के साथ नहीं काम करेंगे, सर्वलेट के साथ भी काम करेंगे। हम लोग एमवीसी पैटर्न पर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो सारा काम करेंगे। एमवीसी पैटर्न पढ़ा है नहीं पढ़ा, बताएंगे। अब देखो यहाँ से फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, एंटर करते हैं रोहित। अब देखो हेलो रोहित, ठीक है। अब अगर एक टाइम भी अगर यहाँ से हम प्रिंट करना चाहें तो वो भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। लिखेंगे टुडे, H1 में लिखेंगे, H1 में, ठीक है। टुडे डेट एंड टाइम एज, ठीक है, एज। तो न्यू डेट, न्यू डेट, ऐसा। अब देखो क्या आ गया, नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान दो, हम लोग जब कोई मेथड नहीं दिए, हम लोग जब कोई मेथड यहाँ नहीं दिए हैं तो ये बाय डिफॉल्ट किसको ले रहा है, गेट मेथड। हम लोग अब मेथड देते हैं, मेथड हम लोग शुरुआत में गेट ही लिखते हैं। तो गेट जब लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से फिर से अगर हम लोग ये करें तो ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा गेट मेथड से ही काम करेगा क्लाइंट? वो पोस्ट मेथड का यूज करेगा कब, जब उसके पास मल्टी टाइप ऑफ डेटा होगा, नहीं जब उसको कोई फाइल भेजना है, जब कोई इमेज भेजना है, हर एक तरह का डेटा आएगा, सिक्योरिटी के साथ होगा। हम बताए थे गेट का यूज करना है, पोस्ट का यूज करना है। उस समय जब सिचुएशन होगा तब क्या होगा, तब देखेंगे। तब अगर हम लोग यहाँ अगर पोस्ट मेथड से डेटा भेजें, पोस्ट मेथड से डेटा भेजें तब क्या प्रॉब्लम आएगा, तो देखते हैं। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ फिर से लिखते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं तो एरर। क्यों एरर आया? क्योंकि हम डेटा भेज रहे हैं पोस्ट मेथड से, ठीक है, और सर्वर में कोई पोस्ट नाम का फंक्शन ही नहीं, मेथड है क्या? नहीं। बात समझ रहा है? तो हमको यहाँ से क्या करना होगा, सर्वर में एक और मेथड को बनाना होगा। कौन सा मेथड? डू पोस्ट मेथड। तो सेम यही फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे और यहाँ हम लोग लिख देंगे ये चीज, और डू गेट के जगह में हम लोग लिख देंगे क्या, पोस्ट। ये भी बना हुआ है सर्वर, पता है, दिखा दें, डू गेट डू पोस्ट दोनों था। अब यहाँ आएगा, ठीक है। अब सर्वर को या तो डू, देखो आएगा यहाँ कॉल, तो या तो गेट मेथड से करेगा या तो पोस्ट मेथड से करेगा, यही ना। तो अभी देखो अगर हम लोग यहाँ अब गेट मेथड से अगर करते हैं, अगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गेट मेथड से करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या, गेट मेथड, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा। देखो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ लिखते हैं और सबमिट करते हैं, काम हो रहा है, ठीक है। अगर क्लाइंट पोस्ट मेथड से काम करता है, पोस्ट मेथड से काम करता है, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ फिर से रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं और पोस्ट मेथड से तो भी काम हो रहा है। बात समझ रहा? अब डेटा चाहे गेट मेथड में हो चाहे पोस्ट मेथड हो, काम मेरा रुकेगा नहीं, काम होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ दिखा, क्या दिखा? हाँ? इसमें नहीं आया तो ये प्रॉब्लम है कि अच्छा बात है? ये अच्छा बात है। अरे तो गेट मेथड में बताए थे कि डेटा यूआरएल के फॉर्म में, हम बताना चाह रहे हैं कुछ और तुम लोग कुछ और बता रहे हैं। अरे वो तो अच्छा बात है ना कि यूआरएल में नहीं आ रहा, पोस्ट मेथड बढ़िया है ना, हमको चाहिए भी नहीं यूआरएल, ठीक है, सिक्योरिटी हमको चाहिए ना,
दिखा देगा फिर क्या चीज का सिक्योर है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, सो देखो ना एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं देखता तुम। प्रॉब्लम ये है कि हमको एक ही कंटेंट को 2 बार लिखना पड़ रहा है। हमको नहीं पता कि क्लाइंट किस मेथड से भेजेगा, गेट से भेजेगा कि पोस्ट मेथड से भेजेगा, हमको नहीं पता। तो हमको क्या करना होगा, दोनों मेथड में लिखना होगा। बस ना, अब एक ही कोडिंग को हम 2 बार करते रहे, ये डिफिकल्ट, ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो एक नाम हम ले रहे हैं, वेबसाइट बनाएंगे तो 100 लाइन का कोडिंग होगा एक में। अब 100 लाइन 200 लाइन का हम कोडिंग करते रहे उधर, बस ना। तो इसको उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है, तो देखो इसका उपाय क्या है कि उसका उपाय जावा वालों ने ही दिया, क्योंकि ये इसका जुगाड़ लगाए, उपाय नहीं इसका जुगाड़ है, ठीक है। नेटबिन किया क्या, या जावा ये किया क्या कि देखो या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, हम एक और मेथड बना देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक और मेथड बना देते हैं। अब क्या मेथड रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे पब्लिक। अब यहां से इस एक मेथड बनाते हैं प्रोसेस रिक्वेस्ट, मेथड क्या बनाते हैं, प्रोसेस रिक्वेस्ट। और इसको भी क्या करेंगे कि ये दोनों जो चाहिए ये हम लोग को इसको दे देंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लेंगे और यहां हम लोग लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और हम लोग ये कर देंगे, तो एक मेथड बनाए, कौन सा, प्रोसेस रिक्वेस्ट। और मान लेते हैं इसका जो रिक्वेस्ट वेरिएबल है REQ कर देंगे और इसका RESP कर देंगे, ठीक है। पब्लिक वॉइड, ठीक है। अब ध्यान दो किए क्या कि एक मेथड बना दिया, ठीक है। अब ये मेथड में देखना समझना कर क्या रहे कि ये जो 2 बार जो कोड कर रहे हैं ना, वो 2 बार कोड नहीं करेंगे, हम एक ही बार कोड करेंगे, एक ही बार करेंगे, ठीक है। इसको एक ही बार कोड करेंगे, और ये कोड वहां नहीं यहाँ हम करेंगे, ये कोड हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। और ये RESP, ठीक है, और REQ और ARESP, ये हो गया। हम एक ही बार कोड करेंगे। अब ध्यान दो कर क्या रहे समझना, क्लाइंट भेजा होगा रिक्वेस्ट किसको, HTTP सर्वलेट को, आइदर दो गेट को, या आइदर गेट से भेजा होगा या तो पोस्ट से भेजा होगा। गेट के पास भेजा होगा तो इस मेथड में आएगा, पोस्ट के पास भेजा होगा तो इस मेथड में। क्लियर है। अब किसमें आने वाला है हमको नहीं पता, क्योंकि क्लाइंट का मन का बात हम कैसे जान सकते हैं, कब न कब वो कॉल करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या दिमाग लगा रहे हैं कि इसको अगर कॉल करेगा तब हम यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन को कॉल कर देंगे, और जो मेरे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ये पास कर देंगे, और यहाँ ये रिसीव कर लेगा उस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे कि क्या करेंगे, प्रोसेस रिक्वेस्ट, ये कॉल हम लोग यहाँ भी कर देंगे। तो दिमाग क्या लगा है समझ पा रहा कि इसको भेजे या इसको भेजे, कहीं से भी आए, अरे ये फंक्शन कॉल होगा या तो ये फंक्शन कॉल होगा, कोई तो कॉल होगा ना। अब जिसके पास भी कॉल होगा वो कॉल कर देगा इसको। अब हमको ये दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे कहाँ, यहाँ लिखेंगे एक बार से। अब वो गेट से भेजे या पोस्ट से भेजे हमको कोई मतलब नहीं, आने वाला है फाइनली यही, नहीं समझा। अरे कोई 2 स्टूडेंट है, एक गेट है एक मेथड पोस्ट, कोई क्लाइंट किया गेट है, और जो गेट और पोस्ट है वो हमको हैंडल हम मेरे पास आएगा। तो कोई गेट को बोले या पोस्ट को आएगा, आना तो मेरे पास है, बात समझ रहा, तो वही काम किया यहाँ भी तक। और यही जो बना बनाया जो फंक्शन है ना, उसका स्ट्रक्चर यही है। और ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का जो फंक्शन है ये भी बनाता है वही नाम का, इसलिए हम वही नाम दे दिए, समझने में आसानी होगा इसलिए। ऐसा जरूरी नहीं कि यही नाम दे सकते, तुम जो बने सो नाम दो, लेकिन वहां वही नाम दिया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वही नाम दे सकते, तुमको मन जो दे सकता है।
हाँ, ये डू गेट और डू पोस्ट नाम वही है जो सर जावा डिफाइन किया, लेकिन ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट जो नाम है ना, ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम है, ये यूजर के द्वारा दिया गया, मतलब नेटबीन इसको इस तरह से कर दिया, हैंडल कर दिया। ठीक है, अब देखो तुम इसको अगर हम लोग सेव करें, अब देखो मेथड जो है यहाँ क्या है, पोस्ट है। ठीक है, अब हम लोग पोस्ट मेथड से अगर कॉल करें तो भी काम हो जाएगा, हम लोग पोस्ट मेथड से भेजें, काम हो गया। ठीक है, अगर हम लोग गेट मेथड से भेजें, ठीक है, अगर हम लोग गेट मेथड से भेजें तो भी काम हो जाएगा, गेट मेथड से अगर भेजेंगे तो भी काम होगा। तो हो क्या रहा है, यहां से गेट या पोस्ट, गेट मेथड से अगर कर रहा है तो किसके पास आ रहा है, डू गेट के पास आ रहा है। अब ये डू गेट मेथड क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, मतलब यहाँ पहुंच जा रहा है। और अगर पोस्ट मेथड से आ रहा है तो यहाँ कॉल आ रहा है, और यहाँ से फिर कॉल कर दे रहा है किसको, यहाँ, मतलब फाइनली वहां पहुंचना ही पहुंच, और जहां पहुंच रहा है वहीं हम सारा कोड एक जगह करेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आया। तो इस तरह से एक सर्वलेट बनता है। अब आते हैं बना बनाया सर्वलेट का हम लोग यूज जो करेंगे। हम लोग अभी तक सर्वलेट बनाने के लिए करते क्या थे, एक क्लास बनाते थे और एक्सटेंड या इंप्लीमेंट करते थे किसी क्लास को या इंटरफेस को, और कुछ फंक्शन ओवरराइड करके हम लोग काम करते थे। लेकिन नेटबीन में जब हम लोग काम करते हैं तो इतना करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कोई भी सर्वलेट बना सकते हैं। और इतना सर्वलेट बनाने के बाद भी हमको क्या करना पड़ता था, web.xml में जाकर के उसको डिक्लेयर करना पड़ता था और मैप करना पड़ता था। क्लियर है, तो ये अभी तक हम लोग काम करते थे। अब जो हम लोग प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे वहां जो सर्वलेट हम लोग बनाएंगे वो कैसा सर्वलेट बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, चलिए वो कैसे बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसी प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, या इसी प्रोजेक्ट में छोड़ देते, नया प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, नाम देते हैं इसका कुछ भी, के नाम देते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ से एक, और यहाँ से फिनिश, एक नया प्रोजेक्ट बन गया ये। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करा देंगे, हो गया रन। तो यहाँ हम लोग नाम देंगे क्या, केक के। ठीक है, ठीक है, रन हो गया। अब देखो यहाँ अगर हम सर्वलेट बनाना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, सर्वलेट बनाएंगे कहाँ, यही जावा, वो सर्वलेट में क्या है, जावा ही है। ठीक है, हम एक पैकेज पहले बना लेते हैं, तो पैकेज का नाम देते हैं com.kk। ठीक है, बन गया पैकेज। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर्वलेट बनाएंगे। अब ध्यान दो, एक बार फिर से सुनो, सर्वलेट बनाते कैसे थे, एक क्लास बनाते थे, उसको एक्सटेंड या इंप्लीमेंट करते थे किसी भी सर्वलेट या जावा क्लास या फिर इंटरफेस को, ये करते थे, सारा मेथड ओवरराइड करते थे, उसके अंदर लिखते थे जाकर के, फिर जाकर के web.xml में जाकर के लिखते थे, तब जाकर के सर्वलेट मेरा रेडी होता था। और उसके बावजूद भी अंदर जाकर के हम लोग आउट बनाते थे, नहीं, आउट बनाने के लिए उसका कंटेंट टाइप सेट करते थे, गेट राइटर लेते थे, तब जब वेरिएबल आउट बनाते थे, यही करते थे। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं। अगर तुमको अब सर्वलेट बनाना है तो सीधे क्या करो, राइट क्लिक करो, न्यू करो, अब कोई जावा क्लास नहीं, डायरेक्ट सर्वलेट, डायरेक्ट क्या करेंगे, सर्वलेट। अब देखो यहाँ लिखेंगे सर्वलेट, ठीक है, क्योंकि आईडी के अंदर है, सब बना बनाया मिलेगा। सर्वलेट अब बनाएंगे डायरेक्ट। अब बोल रहे हैं बताओ सर्वलेट का नाम क्या देना चाहिए, जैसे जावा का नाम, क्लास का नाम देते थे माई सर्वलेट, तो मान लेते हैं इसका भी नाम हम लोग देते हैं माई सर्वलेट। ठीक है, माई सर्वलेट। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब देखो यहाँ एक चीज और, ये पूछ रहा है कि web.xml में तुम लिखेगा कि हम लिख देंगे, ये भी फैसिलिटी नहीं। अरे web.xml में हम लोग लिखना पड़ता था, पहले फाइल बनाते थे, तब डिक्लेयर करते थे, मैप करते थे। अब नेटबीन तुमको उससे भी छुटकारा दे देगा, बोलेगा कि तुम लिख लेगा कि हम लिख दें। अभी देखो यहाँ अभी फाइल भी नहीं बना हुआ, हम देखो जब तुम बनाएगा, तुम अगर यहाँ सेलेक्ट नहीं करेगा, तुम सीधे फिनिश कर देगा, तो तुमको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चाहता है कि नहीं लिख दो, हमको उतना टेंशन नहीं लेना है, सीधे बस चेक कर देना है। तो जैसे चेक किए तो ये क्या बोला, देखो यहाँ लिख क्या रहा है,
कि सर्वलेट का नाम हम माई सर्वलेट ही देंगे और यूआरएल पैटर्न ये रहे। हम लोग वहां एबीसीडी भी लिख देते थे, एक बार माई सर्वलेट नाम से बना दिए थे, ठीक है। तो यही किया। अब जैसे फिनिश करेंगे सर्वलेट बन के रेडी, कोई क्लास इंप्लीमेंट एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बन के रेडी हो गया, हो गया सर्वलेट। अब इसको रन करा सकते हैं। अब क्या किया इसके अंदर, जो इतना अभी लगाया 2 सेकंड 3 सेकंड, क्या क्या किया मालूम? ये देखो, एक क्लास बनाया मैं, इसे एक्सटेंड कर लिया किसको, HTTP सर्वलेट को। इसके अंदर देखो प्रोसेस रिक्वेस्ट अभी हम बनाए थे ना, ये क्लास बना करके इसके अंदर बेसिक HTML का कोड भी लिख दिया। और देखो जो मेथड हम लोग डू गेट डू पोस्ट को लिए थे ना, उसको ये हाइड करके रखा है। देखो प्लस में क्लिक करेगा तो इसके अंदर देखो डू गेट और डू पोस्ट है। अब इसके अंदर से क्या किया, किसको कॉल किया, प्रोसेस रिक्वेस्ट को। यही काम किए थे हम लोग, ये सब काम कर दिया, ठीक है। और यहां तक कि web.xml में भी जाके लिख दिया। देखो web.xml में भी जाके देखो तो ये लिख के रेडी है, हम लोग को टेंशन नहीं, लिख दिया सारा कुछ। मतलब web.xml फाइल हमको छूना भी नहीं, ये लिखते रहेगा सर। तो कितना देर लगा सर्वलेट बनाने? 2 से 5 सेकंड। तो ये तो देखो ये बना कैसे ही। अब ये तुम्हारा ये सर्वलेट के अंदर का कोड, ये सब बात समझ में आ रहा होगा, ये सब बात नहीं। अब डायरेक्ट हम यही बनाते तब बोलता ये प्रोसेस रिक्वेस्ट क्या है, HTTP सर्वलेट क्या है, पूछता, दिमाग में आता। अब क्या है ये बात समझ में आया होगा। अब हमको अगर कुछ लिखना है तो देखो हमको आउट भी बनाने की जरूरत नहीं। देखो ये भी बंद कर दिया, देखो रिस्पॉन्स डेट सेट कंटेंट टाइप किया है, ये लिख दिया। HTML टेक्स्ट कैरेक्टर टाइप भी ये बता दिया, और ज्यादा बता दिया, ठीक है। और फिर देखो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिया, प्रिंट राइटर क्या नाम का वेरिएबल बनाया, आउट नाम का। इसीलिए हम आउट बनाते थे, क्योंकि ये बना बनाया जब देगा ना आउट ही नाम से बनाता है। हाँ तुम चेंज करना चाहते तो करो। और देखो आउट डॉट प्रिंट के अंदर पूरा बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर होता है वो कर दिया। अब हमको अगर कुछ प्रिंट करना है तो हम लोग किसके अंदर प्रिंट करते हैं, बॉडी के अंदर। देखो यहाँ बॉडी के अंदर है। अब इसके अंदर हम लोग को प्रिंट करना है तो ये चीज डिलीट कर देंगे यहाँ से, और हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे। तो दिस इज माई सर्वलेट, ठीक है, दिस इज माई सर्वलेट। अब इसको अगर ये करना है, रन कराना है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, सर्वलेट का नाम फायर करेंगे ना, तो माई सर्वलेट। और ध्यान से, पहले जब कोड हम लोग व्यू कोड करते थे तो जो टैग प्रिंट हो रहा है सिर्फ वही प्रिंट होता था। अब देखना बेसिक HTML कोड के साथ प्रिंट होगा, क्योंकि वहां सब लिखा है, वो सब लिखा है ना सर्वलेट में, वहां क्या किया है, सारा कुछ लिखा हुआ है। इस कारण से ये बेसिक पूरा कोड ये प्रिंट कर रहा है। बात समझ रहा है, बेसिक पूरा कोड ही प्रिंट कर रहा है। ये बना बनाया सर्वलेट यूज कर। अब हमको web.xml में लिखना पड़ा क्या, नहीं लिखना पड़ा। हमको आउट बनाना पड़ा क्या, नहीं पड़ा। हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ा, नहीं करना। कोई फंक्शन ओवरराइड करना पड़ा, कुछ नहीं। बस सर्वलेट बनाओ, सब कुछ बना हुआ है, बस तुम वहां जाके लिखो फैसिलिटी। लेकिन ये जानने से पहले बेसिक जानना चाहिए कि आखिर ये आया कैसे, ये काम कर रहा है। बात समझ। देखो एज ए डेवलपर तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक स्टूडेंट है तब तक जानना चाहिए। क्या डेवलपर को उतना मतलब नहीं रहता, उसको बनाने से मतलब रहता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट जानना चाहिए। आगे जाके भविष्य में कभी टीचर बन गया तो ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पूछ देगा तो कैसे बता देगा। तुम डायरेक्ट सर्वलेट बनाने नहीं दिखाएगा, अरे तुमको कहानी बताना होगा यहाँ तक का। बात समझ में आया? तो देखो बताने हम यहाँ डायरेक्ट बता सकते थे, तुम लोग को पता भी नहीं चलता कि क्या छूटा नहीं छूटा से। तुम लोग को लगता है कि यही होगा यही से, लेकिन यहाँ पहुंचने में हम 3-4 दिन समय लिए, जो 2 मिनट का काम था। अरे जो सर्वलेट बनाना 2 मिनट का काम था, वो हम 4 दिन लगा दिए। तो पढ़ाई ऐसे नहीं होता है, सीखना पड़ता है थोड़ा सा। बेसिक नहीं जाने का कैसे होगा। क्लियर है ये? अरे बात समझ में आया? अब देखो अभी तक का जितना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया नहीं? अरे जितना प्रॉब्लम था, अब सर्वलेट बनाने में दिक्कत है ना। 2 सेकंड नहीं, बस राइट क्लिक करो, न्यू सर्वलेट नाम दो, बस एक टिक कर दो कि
उसमें भी हमको नहीं लिखना है, फिनिश कर दो, खत्म बात, सर्वलेट बन के रेडी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि हमको जावा के अंदर डिजाइन जो करना पड़ रहा नहीं, अरे जावा करने से हम रिस्पॉन्स भेजेंगे तो एक वहां लुक दिखना चाहिए। अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि एक हम लोग इसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो थोड़ी इसके अंदर सीएसएस, देखो जावा के अंदर सीएसएस कैसे लिखें, देखो H1 टैग लिखे हैं, अब इसके अंदर तो क्या लिखेंगे, स्टाइल, STYLE स्टाइल। अब डबल इक्वल टू देंगे, अब डबल कोट के अंदर है तो अब यहाँ सिंगल कोट देना होगा, इन्हें डबल कोट दे देंगे, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट देना होगा। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि हम इसका कलर चाहते हैं कैसा, रेड, तो देखो रेड में प्रिंट करेगा, देखो ना जावा के अंदर सीएसएस लगा रहे, बात सुनना, ये जावा के अंदर सीएसएस, तो ये लिखना को टफ नहीं लग रहा है, उधर लिखते सजेशन देता तुरंत काम हो जाता, और उतना क्यों लिखते, हम अलग फाइल बनाते हैं। अरे अब सर्वर में तो हम सीएसएस कोडिंग तो कर नहीं सकते, सर्वर में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब जावा स्क्रिप्ट पर काम करना है, अगर मान लो जावा स्क्रिप्ट पर काम करना है तो फिर हमको यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से क्या करना होगा, इसी बॉडी के बंद होने से पहले, ठीक है, बॉडी के बंद होने से पहले उसके अंदर डबल कोट के अंदर सारा कोडिंग, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्टी नहीं। इस कारण से सर्वलेट को एक्सटेंड कर दिया इसमें, जेएसपी में, जैसे सी में प्रॉब्लम था C++ लाया है, उसी तरह से सर्वलेट को बढ़ा दिया किसमें, जेएसपी में। ठीक है, एक बार ये बना के देखो तुम लोग, HTTP सर्वलेट एक बार खुद से बना के देखो या फिर डायरेक्ट बना करके देखो, देखो रन हो रहा है, डायरेक्ट तो हो गया। बस आप बनाना है कभी भी सर्वलेट, सीधे न्यू क्रिएट करना है, जावा क्लास नहीं। देखो इंटरनली सर्वलेट जो है वो जावा का फाइल ही है, देखो ये सर्वलेट बनाए माई सर्वलेट, ये क्या है, सर्वलेट है लेकिन है क्या, जावा ही है। ऐसा नहीं मत समझना कि सर्वलेट दूसरा चीज है और जावा दूसरा चीज है, वो एक जावा फाइल है। सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है जावा का जो फैसिलिटी देता है सर्वर, बात सुना ना, ये जनरली है ये जावा, क्लियर। अब तो सर्वलेट यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम हम लोग के है कि डिजाइन करना, क्योंकि हम लोग वेबसाइट जब बनाएंगे तो बड़ा बड़ा डिजाइनिंग आएगा, अभी एक लाइन का डिजाइन करना है डबल कोट में परेशान हो जा रहे हैं, और पूरा वेबसाइट डिजाइन करना पड़ जाए डबल कोट के out.println के अंदर, तब परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी परेशानी से दूर होने के लिए जावा वालों ने लाया किसको, जेएसपी को, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा सर्वर पेजेस। जेएसपी का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान दो, हम लोग बनाते जेएसपी है लेकिन जैसे कंपाइल होता है ना, तो जेएसपी में फीचर्स क्या है, जेएसपी वालों ने बोला कि हम देखो टैग में काम करना आसान होता है, HTML सब आर्स वाला भी लोग काम करता है, प्रॉब्लम आता है जावा के साथ, अरे प्रॉब्लम आता है किसके पास, जावा। तो देखो जेएसपी बोला कि सबको टैग में काम करना आसान है, तो हम क्यों ना हर बात टैग में करें। ठीक है, जेएसपी पेज बनाया, उसमें बोला अगर आपको HTML CSS सब पर काम करना है डायरेक्ट काम करो, तुमको अगर जावा पर काम करना है जावा का टैग यूज करो और जावा पर काम करो, एक ही पेज, और कोई डबल कोट और कोई ये कुछ करने की जरूरत नहीं, बात सुनना रहा, कोई जावा फाइल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम जेएसपी। तो जैसे हम लोग जेएसपी में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, और बैकएंड का भी कोड लिख सकते हैं जावा का फाइल। अब जैसे वो फाइल जब कंपाइल होता है ना जेएसपी फाइल, तो जितना उसमें जावा लिखा हुआ है उसको अलग कर देता है और उसको एक जावा फाइल में डाल देता है, तो वो काम हम लोग को नहीं करना, वो एक कंपाइलर कर लेता है। तो ऐसा नहीं जेएसपी अलग है, जेएसपी बाद में बनता क्या है, जावा फाइल ही बनता है, मतलब सर्वलेट ही बनता है, लेकिन वो हम लोग को जानने का जरूरत नहीं, वो इंटरनली होता है। ठीक है, हम लोग काम करेंगे किसमें, जेएसपी में ही करेंगे, हम लोग काम करेंगे किसमें, जेएसपी में ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन इसका .jsp रहेगा, हम लोग जो फाइल बनाएंगे ना index.jsp, तो .jsp लिखेंगे, तो ऐसा नहीं वो सोचना कि हम लोग तो जावा का डॉट जावा लिख ही नहीं रहे, अरे वो कंपाइल होके .java ही बन जाएगा बाद। ठीक है, जितना भी हम जावा को उसमें कोड लिखेंगे ना, वो कोड निकाल के वो जावा में रख लेगा, तो वो चीज देखने का जरूरत है। हाँ,
और बाकी जो हम लोग सर्वलेट, ऐसा नहीं किसको छोड़ देंगे। सिचुएशन, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें हमको सिर्फ सर्वर का ही कोडिंग करना है, HTML CSS नहीं आने वाला, वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्वलेट। ठीक है, लेकिन जहां हम देखेंगे हमको HTML भी जरूरत है, हमको जावा भी जरूरत है, हमको CSS भी जरूरत है, हमको जावास्क्रिप्ट भी जरूरत है, सब जरूरत है एक साथ, तो उस समय हम लोग सर्वलेट ना बनाकर क्या बनाएंगे, JSP बना देंगे। क्लियर है? रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम करना है। तुमको अगर सिर्फ जावा का जरूरत है, सिर्फ जावा कोड लिखने वाला है, तो सिर्फ सर्वलेट बना लो। ठीक है, और अगर तुमको सबका जरूरत है तब क्या बनाना है, JSP। अब ध्यान दो कि हम लोग जो प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो एक MVC पैटर्न पर बनाएंगे। MVC पैटर्न पर बना हुआ प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। MVC मतलब क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, MVC का मतलब क्या हो गया, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल और व्यू और एक कंट्रोलर, तीनों अलग अलग एक एंटिटी है जो मिल करके प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। ठीक है, व्यू मतलब जो तुमको दिखाएगा, तुमको जो दिखेगा, डेटा जब आएगा तो उसका मॉडलिंग करना, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना, और मॉडल और व्यू दोनों को कंट्रोल करेगा कौन, कंट्रोलर, बीच में रहेगा कंट्रोलर। बात समझ रहा, व्यू तैयार करेंगे जो हम लोग दिखेगा, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मॉडल किसका बनाएंगे, डेटा का, डेटा का स्ट्रक्चर, ये डेटा रहेगा उसका हम लोग सारा कुछ बनाएंगे। ठीक है, और दोनों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर, तो यहाँ एज ए कंट्रोलर किसको रखेंगे, सर्वलेट को। सर्वलेट मॉडल और व्यू दोनों को कंट्रोल करेगा कौन, सर्वलेट, तब यहाँ यूज करेंगे। अब देखो जैसे हम लोग JSP पे आ जाते हैं, जैसे अभी तक हम लोग क्या बना रहे थे, एक HTML पेज, हम लोग अभी तक क्या बना रहे थे, यहाँ देखो इंडेक्स डॉट क्या है, HTML। अब हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, ध्यान देना, अब जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें एक भी HTML फाइल नहीं रखेंगे। इस HTML फाइल को हम डिलीट कर देते हैं, इस HTML फाइल को हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब देखो जब पेज रन कराते थे तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम देते थे, ये देते थे, एंटर कर देते थे, है ही नहीं, कोई पेज ही नहीं, किसको रन कराएगा, बात सुन रहा, नहीं रन करेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, तो वेब पेज के अंदर ही रहता है, देखो ये सारा कहाँ रहता है, वेब पेज के अंदर। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और हम लोग कौन सा पेज बनाएंगे, देखो JSP पेज, डायरेक्ट ऑप्शन देखो JSP पेज, क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग मान लेते हैं इंडेक्स पेज अभी बनाते हैं। इंडेक्स एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, नेटबिन एक्सटेंशन ही ऑटोमेटिक, हम जो चूज किया ना JSP तो एक्सटेंशन ले लेगा। ठीक है, हम लोग डॉट जावा कभी लिखने की जरूरत पड़ा क्या, नहीं लिखा, वो ले लेता है, नेटबिन में काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लोग JSP इंडेक्स लिख दिए। अब फिनिश करते हैं तो देखो ये भी क्या करेगा, HTML का ही, देखो HTML का ही बेसिक बनाया। ये कैसा पेज है, JSP पेज है, JSP मतलब जावा सर्वर पेज है। ये भी सर्वलेट का जितना फीचर है ना, सब इसके पास है, सब कुछ इसके पास है। अरे सर्वलेट का जितना कहानी बताए ना, वो रिक्वेस्ट, वो रिस्पॉन्स, वो आउट ऑब्जेक्ट, ये सारा कुछ JSP के साथ बना बनाया, तुमको बनाने की जरूरत नहीं। सर्वलेट में जब हम लोग यूज करते थे, देखो बना बनाया भी सर्वलेट यूज किए, तो उसमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ा, लिखा है कोड, अरे लिखा है ना, रिस्पॉन्स भी बनाया है, आउट भी बनाया है, JSP को बना बनाया सब कुछ मिल गया, यहाँ कुछ बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात सुना रहा, यहाँ कुछ बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर हम लोग JSP को पेज बनाए, अब हम लोग प्रोजेक्ट को जब रन कराते हैं तो देखो यहाँ से ये रन कर दिया। ठीक है, और ये कौन सा रन किया है, ये JSP हेलो वर्ल्ड, देखो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब तुमको देखो कितना आसान हो जाएगा काम करना, HTML में काम करना था, आसानी से काम कर लिया। अगर हमको CSS में काम करना है तो जैसे हम लोग फेमिलियर थे वैसे ही काम कर रहे हैं, कोई डबल कोट नहीं, कलर रेड। ठीक है, तो CSS के भी साथ फेमिलियर है, जैसे हम लोग थे, हम लोग अपने आप को चेंज नहीं। ठीक है, अगर हमको जावास्क्रिप्ट पर काम करना है इसी में, तो हम लोग यहाँ जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करते थे, स्क्रिप्ट टैग लिखते थे, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ मान लेते हैं अलर्ट,
और यहाँ हम लोग लेते हैं हेलो। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट भी काम करेगा, यहाँ काम किया। तो HTML काम करना है HTML पर काम करो, CSS पर काम करना है CSS पर काम करो, जावास्क्रिप्ट पर काम करना है जावास्क्रिप्ट पर करो। और अगर तुमको जावा के साथ काम करना है तो ही बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम ही देंगे। ठीक है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। यही JSP पेज में अब जावा भी रन होगा। क्या HTML फाइल में जावा रन होगा? नहीं रन होगा। तुम क्लिक करके देखना, जो टैग जो भी लिखेगा ना वही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पता है ना HTML में क्या होता है, जो बात समझ में नहीं आता है उसको पैराग्राफ मान करके वही प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ हमको जावा के साथ काम करना है, कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, JSP जब बना इसमें 3 टैग का यूज किया जाता है जावा के साथ काम करने के लिए। डिक्लेरेटिव टैग, एक्सप्रेशन टैग और स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है, रोल जाएगा कॉपी में लिखा थोड़ी सब छोटा छोटा बात। ठीक है, वो है वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। 3 टैग है जावा के पास, कौन सा? डिक्लेरेटिव टैग, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग और स्क्रिप्टलेट टैग। 3 टैग के साथ। ठीक है, जावा में हम लोग क्या काम करेंगे? या तो कुछ वेरिएबल इस सबका डिक्लेयर करेंगे, या तो हम लोग कुछ चीज प्रिंट करेंगे, या फिर जावा का कोई भी कोड हम लोग रन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, 3 तरह का टैग अगर हम यहाँ करना चाहते हैं तो देखो यहाँ से, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर, जैसे अगर हम यहाँ लिख देंगे int a, तो ये क्या मानेगा? HTML इसको मानेगा। और देखना int a अगर लिख दिए तो वहां भी प्रिंट कर देगा int a, कर दिया int a। तो ये कहाँ है? जावा वाला बात ही नहीं, ये तो पैराग्राफ मानकर प्रिंट कर दिया। जावा काम किया क्या? नहीं काम किया। तो जब भी अगर हम लोग जावा के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 तरह का टैग को यूज करेंगे। अब तीनों में ऐसा जरूरी नहीं तीनों यूज करेंगे, जैसा जरूरत। ठीक है, जैसे पहला यूज करते हैं डिक्लेरेटिव टैग। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव टैग ओनली यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेटिव टैग का यूज किस लिए होगा? सिर्फ डिक्लेरेशन। अब क्या डिक्लेरेशन? या तो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे या तो मेथड को डिक्लेयर करेंगे। तो मेथड भी डिक्लेयर करते हैं तो 2 ही चीज डिक्लेयर होगा, या तो वेरिएबल या तो फिर हाँ, इसमें पूरा जावा कोड लिखना चाहे नहीं लिखाएगा। डिक्लेरेटिव टैग ओनली यूज फॉर डिक्लेरेशन। अब ये टैग यूज कैसे करते हैं? तो देखो, सिंपल एंगल ब्रैकेट दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल ब्रैकेट परसेंटेज और एक्सक्लामेशन का साइन। ठीक है, ये और इसको बंद करने के लिए सिंपल परसेंटेज और एंगल ब्रैकेट। ये स्टार्ट हो गया यहाँ से और ये बंद हो गया यहाँ से। ये हो गया डिक्लेरेटिव टैग। ये कौन सा टैग है? डिक्लेरेटिव। अब अगर हम लोग यहाँ लिख दें int a = 10, अब इसको प्रिंट नहीं करेगा। देखो ऑटोमेटिक सेमीकोलन नहीं दिए, एरर दे दिया, क्योंकि ये जावा है, JSP के अंदर लिख रहे हैं जावा है, यहाँ सेमीकोलन देना होगा क्योंकि जावा में चाहिए सेमीकोलन। अब ये देखो, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर होगा ये। ठीक है, तो कभी भी हम लोग को कोई मेथड या वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो ये कौन सा टैग है? डिक्लेरेटिव टैग। ठीक है, जैसे यहाँ लिख देते हैं दिस इज डिक्लेरेटिव टैग। ठीक है, कमेंट बना देते हैं। तो जावा का कमेंट डबल स्लैश से लिया, ये जावा का कमेंट है इसलिए डबल स्लैश दे दिया। ठीक है, तो ये कौन सा टैग है? डिक्लेरेटिव टैग ओनली यूज फॉर डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो यहाँ से दूसरा है स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट होता है ना, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टलेट LET लगा दो उसमें। तो स्क्रिप्टलेट टैग वो कैसे होगा? एंगल ब्रैकेट दो और देखो यहाँ से एंगल ब्रैकेट और परसेंटेज। ठीक है, और बंद होगा कैसे? परसेंटेज और एंगल ब्रैकेट। ठीक है, जो चीज से स्टार्ट होगा वही चीज से क्या होगा? बंद होगा। इसके अंदर ये कौन सा टैग है? स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है, स्क्रिप्टलेट, दिस इज स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है, अब स्क्रिप्टलेट टैग क्यों यूज होता है? तो तुमको जावा में कोई भी चीज करना है तो तुम स्क्रिप्टलेट टैग यूज करो।
जावा में कुछ भी करना है। अब बोलेगा डिक्लेयर करना है तो भी यूज कर सकता है। बोले डिक्लेरेटिव, हाँ डिक्लेरेटिव टैग में ओनली डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ तुम डिक्लेयर के साथ कुछ काम भी कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ वेरिएबल बनाना चाहें इंट b इक्वल टू 10 तो क्या बना सकते हैं, एकदम बना। हम क्या बोले, ये जावा का टैग है और जावा में जितना कोडिंग आज तक किया होगा सारा कोडिंग यहाँ कर सकता है। बात सुन रहा, जावा में जितना भी कोडिंग किया होगा क्या यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट काम करेगा, एकदम काम करेगा। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर, बात सुन रहा, क्योंकि जावा ये पूरा टोटली जावा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जावा पर भी काम कर सकते हैं। क्या डिक्लेरेशन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। बात सुन रहा, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब अगर डिक्लेरेटिव काम क्या है तो वहां ओनली डिक्लेयर कर सकते हैं ना, जावा कोड नहीं लिख सकते वहां। तो इसलिए फायदा क्या होगा, हम क्यों डिक्लेरेटिव टैग यूज करें, हम यही टैग यूज करेंगे जहाँ सब कुछ काम। इसलिए जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जनरली यही टैग यूज करेंगे। अरे डिक्लेरेटिव टैग यूज करके सिर्फ ओनली डिक्लेरेशन कर सकते हैं, यहाँ यूज करेंगे सब कुछ कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकता है। जैसे देखो यहाँ से, अब देखो वहां हमको आउट बनाना पड़ा था। आउट बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, रिस्पॉन्स डॉट गेट कंटेंट सेट कंटेंट टाइप सेट किए थे। फिर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, उसको प्रिंट राइटर आउट को ऑब्जेक्ट में डाला। ये जो आउट ऑब्जेक्ट है यहाँ हमको बना बनाया मिल गया। हम डायरेक्ट यहाँ आउट लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आउट, और डॉट लगा करके देखो प्रिंट एलएन काम कर रहा है डायरेक्ट। फायदा क्या हुआ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट आउट बना बनाया हमको मिल गया। हमको बनाने की भी जरूरत नहीं, आउट बनाए क्या, नहीं बनाया, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। और इसको प्रिंट करना चाहते हैं ए का वैल्यू, तो ए को हम लोग प्रिंट कर देंगे। ए का वैल्यू वहां क्या दिए, देखो डिक्लेरेटिव टैग में हम लोग उसको डिक्लेयर किए, यहाँ यूज कर रहे हैं। अब ए का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, कर रहा, ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। बात सुन रहा, लेकिन बात आता है एक चीज और कि हम कब तक प्रिंट करने के लिए, फिर तो वही आ गया जो काम वहां हम लोग करते थे आउट डॉट प्रिंट एलन का, और यहाँ बात तो यहाँ भी आ गया नहीं। तो क्या हम कब तक आउट डॉट, हम ए वेरिएबल बनाए हैं तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं प्रिंट कर सकते, आउट डॉट प्रिंट एलन की कहानी हम क्यों रख रहे हैं, ये तो सर्वलेट का कहानी था। और उसी चक्कर से हम बाहर निकल के हम जेएसपी में आए, ठीक है। तो इसी के लिए लाया एक्सप्रेशन टैग, इसी के लिए क्या लाया, एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। तो अगर हमको कोई चीज प्रिंट करना है तो एक्सप्रेशन टैग, तो एक्सप्रेशन टैग ये इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से इसको ऐसे बंद करते हैं, तो ये कौन सा टैग है, एक्सप्रेशन। यहाँ डायरेक्ट लिखो, तुमको क्या करना है, जैसे अगर कुछ लिखना है, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट बाहर आ जाओ। अरे जैसे क्या करना है, जैसे हम लोग क्या करना है, हेडिंग में लिखना चाहते हैं, या फिर जैसे हम लोग डायरेक्ट अभी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, तो यहाँ डायरेक्ट ए लिख दो, देखो ए का वैल्यू प्रिंट कर देगा, प्रिंट हो रहा है। हमको कोई आउट डॉट प्रिंट एलन का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम लोग को क्या करना है कि हमको हेडिंग में लिखना है, तो हेडिंग में लिखना कितना परेशानी लगता था, हम लोग आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर h1 को लिखते थे, फिर अगर कलर उलर करना है तो और उसमें परेशानी। अब कोई दिक्कत नहीं, तुमको जैसे तुमको HTML में काम कैसे करते हैं, अगर हेडिंग में लिखना है तो डायरेक्ट h1 टैग यूज करते हैं ना, हम कोई डबल कोट के अंदर h1 जैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, h1 में लिख दिए, ठीक है। अब ये HTML प्रिंट करेगा। अब हम इसके बाद चाहते हैं मेरा जावा वाला वैल्यू प्रिंट हो, अब यहाँ हम लगा देंगे क्या, एक्सप्रेशन टैग, यहाँ हम लगा देंगे क्या, एक्सप्रेशन टैग, ये बंद हो गया। अब इसके अंदर ए को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हाँ अब देखो ये बाहर कर दिए थे, हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये h1 के अंदर होता है, h1 का टैग बाद में बंद कर देंगे, h1 का टैग क्या होगा, बाद में बंद होगा। तो देखो यहाँ से आ रहा, डबल कोट ज्यादा लग गया था क्या, यहाँ लगाए ही क्या, डबल कोट तो लगाना ही नहीं था, जावा वाला याद है बात सुन रहा। देखो h1 में, और अगर इसको हमको क्या करना है, डिजाइन भी करना है, तो जो हम लोग काम किए हैं HTML के साथ CSS के साथ, वही काम यहाँ भी करेंगे, कोई डबल कोट के अंदर नहीं, ठीक है। कलर रेड, या फिर इसको हम एक्सटर्नल CSS से भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जावा वाला भी कंटेंट भी क्या होगा, हैंडल होगा, हो रहा है।
तो देखो एक ही पेज में हम लोग HTML भी लिखे, एक ही पेज में CSS का भी लिखे, एक ही पेज में जावास्क्रिप्ट भी लिखे, और वही पेज में हम जावा को भी कोड कर दें। नहीं, तो ये फैसिलिटी दिया कौन? JSP। बोला तुमको जो करना है एक ही साथ करो, तुमको जावा लिखना है टैग के साथ काम करो। मतलब इसका ये हुआ कि जब भी हम लोग कोई जावा के साथ काम करेंगे सीधे हम लोग कौन सा टैग लगाएंगे? एक्सक्रिप्टेड टैग, ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेटिव टैग ओनली पर्पस क्या है उसका? डिक्लेरेशन के लिए, और एक्सप्रेशन टैग का पर्पस क्या? ओनली प्रिंट करना, ओनली प्रिंट, यहाँ से प्रिंट करेगा वैल्यू, ठीक है। देखो जो भी वैल्यू दिए क्या किया, ये प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट इसके अंदर नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर क्या करना होगा? आउट डॉट प्रिंट एलन लगाना होगा, और यहाँ बिना आउट डॉट प्रिंट एलन लगाए हुए हम प्रिंट कर सकते हैं। बी को एकदम एकदम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ हम BR टैग ले लेते हैं, हाँ एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। यहाँ क्या करते, थोड़ा सा स्पेस दे दे, स्पेस दे देना, तो एक स्पेस दे देते हैं, और एक और बीट यहाँ स्क्रिप्टेड टैग लगा देते हैं, एक्सप्रेशन टैग। नहीं, एक एक्सप्रेशन टैग से एक प्रिंट होगा। कॉमन लगा के उसमें नहीं कर सकता है? बंद नहीं होगा ना, ठीक है। तो देखो A और B दोनों प्रिंट होगा, हुआ? बात सुन रहा, तुमको जितना बार प्रिंट करना है ना उतना बार तुमको एक्सप्रेशन टैग लगाना होगा एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो आउट डॉट प्रिंट एलन से बच रहे हैं। अरे आउट डॉट प्रिंट एलन में भी क्या करना होता है, उसमें भी प्रिंट करना चाहता है तो वहां भी कॉन्केटिनेट करके प्रिंट करता है, यहाँ भी ऐसे प्रिंट होगा। बात सुन रहा, और जितना भी ऑब्जेक्ट वहां हम लोग बनाते थे, ध्यान देना, जितना भी ऑब्जेक्ट वहां सर्वलेट में हम लोग बनाते थे, यहाँ सारा ऑब्जेक्ट बना बनाया, देखो एक बार दिखाते हैं। आउट तो देख लिया बना बनाया, जैसे रिस्पॉन्स, देखो RES जैसे प्रेस करके कंट्रोल स्पेस दो, रिस्पॉन्स बना बनाया, डॉट करके देखो सारा फंक्शन इसका आ जाएगा। है रिक्वेस्ट, वहां रिक्वेस्ट बनाना पड़ता था, यहाँ देखो बना बनाया, रिक्वेस्ट देखो बना बनाया, आएगा प्रसन्न, हमेशा मिलेगा, कैसे मिलता है? नहीं हमेशा मिलेगा। जैसे कभी कभी लाइब्रेरी लोड नहीं हुई, प्लीज वेट लिख रहे हैं, जैसे एक बार लिखा जाएगा तो लोड हो जाएगा, तो फिर लिख, हाँ कंट्रोल स्पेस दबाएगा तभी आएगा लिख, हाँ। तो हम भी ऐसे थोड़ी आते हैं, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, लिखते लिखते नहीं आएगा, कंट्रोल स्पेस दबाना पड़ता है। इंटरनेट में नहीं, एक बार से लोड हो जाएगा ना तो इंटरनेट का जरूरत नहीं है। अभी देखो रिस्पॉन्स कितने लिया क्या, देखो रिक्वेस्ट ले लिया ना, ले लिया, अब एरर रिक्वेस्ट सिर्फ लिखे तो एरर देगा, ठीक है। सब चीज काम करेगा यहाँ, क्लियर है ये बात, समझ में आया? तो देखो JSP जो है कंसेप्ट बहुत है, लेकिन हम लोग को काम करना है जो, बस यही नहीं काम करेंगे हम लोग को। नेक्स्ट जो पढ़ना है इसमें, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए,
सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है और सबसे समझो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेशन मैनेजमेंट, और हर एक समय काम देगा। हम लोग जानते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP प्रोटोकॉल। और ये HTTP प्रोटोकॉल जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल, मतलब अपने ये स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाता है। मतलब ये कि तुम बताया, जैसे मान लो कभी एक पेज बना है, तुम गया सर्वर के पास, तो बोलेगा कि तुम कौन है बताओ, तो तुम बता दिया कि हम ये बता दिया। अगला बार फिर रिक्वेस्ट भेजा तो भूल गया, फिर से तुमको पूछेगा तुम कौन है, मतलब भूल गया। हाँ गजनी है, ये गजनी है, तुरंत दूसरा रिक्वेस्ट में भूल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग लॉगिन करते हैं, मान लो फेसबुक लॉगिन ही करते हैं, तो एक बार लॉगिन कर दिए, मान लो हम फ्रेंड को चेक करने के लिए लॉगिन किए, अब हम चैट में जाना चाहता है तो फिर से बोलता है तुम कौन है, तो ये तो गलत बात है ना। अरे एक बार लॉगिन किया, एक बार बता दिए तो याद क्यों नहीं रखता? बात सुना ना। अब बार बार तो हम बताने नहीं जाएंगे। अब हम बैंक में ही लॉगिन करेंगे, नेट बैंकिंग, हर एक काम के लिए हम लॉगिन करते रहेंगे। अरे एक बार लॉगिन करेंगे, याद रखो जब तक हम लॉग आउट ना करें। अरे जब तक लॉग आउट ना करें तब तक तुमको याद रखना चाहिए, और हर बार लॉगिन करेंगे तो हम काम कर पाएंगे किसी पर? तो ये नेचर है किसका? HTTP का। ये स्टेटलेस है, मतलब ये अपना स्टेट को मेंटेन नहीं, मतलब ये तुरंत भूल जाता है। मतलब ये हर एक रिक्वेस्ट को एक नया रिक्वेस्ट मांगता है। बात सुना, क्लाइंट के हर एक रिक्वेस्ट को ये क्या करता है? एक नया रिक्वेस्ट मांगता है, हर एक को समझता है कि एक नया आदमी है। बात सुना, जैसे क्या हुआ, जैसे तुम लोग यहाँ आया, एडमिशन कराया, ठीक है, एडमिशन कराया, अब दूसरा दिन खोल दिया तुम कौन है जी, एडमिशन कराओ। देखो बात हुआ ना, एक बार एडमिशन कराओगे तो बार बार एडमिशन कराते रहे। बात सुना ना, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसे तुम लोग कॉलेज में एडमिशन कराया तो तुम लोग को क्या हुआ, 3 साल का एक सेशन मिला। अरे नहीं, कॉलेज में अरे अलग चीज है, वो फी है, वो एडमिशन नहीं करा रहा है फिर से, तुमको 3 साल का एक सेशन मिला, और तुम लोग लिखता भी है, नहीं लिखता 2022 से 25, ये क्या लिखता है? सेशन लिखता है। इसका मतलब ये है कि कॉलेज तुमको 3 साल के लिए पहचान रहा है। जैसे 3 साल खत्म होगा, कॉलेज तुमको ऑफिशियली नहीं जानेगा। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, ऑफिशियली नहीं जानेगा। अरे पर्सनली चलो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल रूप से तुमको नहीं जानेगा। नहीं, कभी भी कोई भी कोर्स करने जाता है तो जो भी ड्यूरेशन होता है वहां तक तुमको पहचान रहा है, उसके बाद पर्सनली अलग बात है, ऑफिशियली तुम यहाँ का भी स्टूडेंट नहीं रहा, मतलब वो एक सेशन दिया गया। सेम वही काम हम लोग को यहाँ करना है। बात में ना, हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजने तो उस समय बताएं, और जैसे दूसरा रिक्वेस्ट भेजे वो हमको भूल गया, इसका मतलब वो अपना सेशन मेंटेन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेशन मेंटेन वो नहीं कर रहा, ठीक है। और हर एक को सेशन मेंटेन करना चाहिए, नहीं जो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक जगह हम लोग भी मेंटेन रखते हैं। नहीं, जो चीज चाहते नहीं ये चीज याद ही नहीं रखना, हटाओ इसको। बात सुना ना, तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, सेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि सेशन को मैनेज क्यों। तो सबसे पहले सेशन मैनेजमेंट पढ़ने के लिए सबसे जानना हो सेशन है क्या। तो सेशन वो एक फिक्स टाइम है जहां वो डेटा को मेमोराइज करेगा, ठीक है, डेटा को याद रखेगा कुछ एक लिमिट टाइम तक, या फिर जब तक यूजर लॉग आउट ना कर दे, या फिर जब तक उस सेशन को हम डिलीट ना कर दे, यही ना। जैसे हम लोग कोई भी चीज हम क्या चाहेंगे, सर्वर हमको कब तक याद रखे, जब तक हम सेशन में रहे, और वो सेशन कब तक रहेगा। तो बहुत सारा वेबसाइट में क्या रहता है कि टाइम फिक्स रहता है, जैसे देखना नेट बैंकिंग के समय कुछ देर तक एक्टिविटी कुछ ना करो, ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दो। नहीं, वो भी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है। अगर कुछ देर हम एक्टिविटी अगर कुछ ना करें तो तुमको भूल जाएगा, नहीं जानेगा कि तुम कौन हो। क्लियर बात सुनना रहा। तो सेशन मैनेजमेंट करना क्यों जरूरत है, सेशन मैनेजमेंट करना क्यों जरूरत है, क्योंकि
क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू से। और HTTP जो प्रोटोकॉल है वो कैसा प्रोटोकॉल है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। मतलब ये क्लाइंट के हर एक रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट समझता है, ठीक है। अब हम इसको बताना चाह रहे हैं कि हर एक को नया रिक्वेस्ट नहीं समझो, जो बता दिया अपना आइडेंटिटी उसको कुछ देर तक याद रखो। कब तक याद रखो? कुछ फिक्स टाइम रखो, या तो फिर जब तक सेशन डिलीट ना हो जाए तब तक याद रखो, या फिर जब तक लॉग आउट ना कर दे उसको। कुछ तो होना चाहिए पैरामीटर। बात सुना ना? तो इसी के कारण से हम लोग को क्या करना होगा? सेशन मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये है कि नहीं, ये भूलता है कि नहीं भूलता है, ये हम दिखाते हैं। ये भूल जाए, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम लोग ये जेएसपी पेज हम लोग यहां से किए, देखो सोर्स पेज में हम लोग इस सर्वलेट को डिलीट करते हैं। देखो कभी भी सर्वलेट को जब डिलीट करना होगा तो ध्यान देना, जैसे डिलीट किया यहां से सेफली डिलीट, और यहां देखो रिफैक्टर, या तो तुम रिफैक्टर ऑप्शन में जाना, जैसे देखो डायरेक्ट यहां से रिफैक्टर का ऑप्शन आता है तब यहां से डिलीट करो सेफली डिलीट, ठीक है। और तब जा करके ये रिफैक्टर डिलीट करना, ठीक है, ये डिलीट करना। अब बोलेगा ऐसा क्यों? देखो होता क्या है ना, तुम नॉर्मल अगर डिलीट कर देगा, मान लो डिलीट कर दिया, वेब डॉट एग्जाम में उसके बारे में लिखा हुआ है ना, तो क्या वहां डिलीट होगा? वहां तो रह गया, और वहां रह गया तो खोजेगा, खोजेगा तो बाद में एरर एक्सेप्शन आने के चांसेस रहेगा। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से रिफैक्टर करके डिलीट किए, तो देखो यहाँ से भी डिलीट कर दिया कोड, हम यहाँ डिलीट किए कोड को, क्या यहाँ भी डिलीट कर दिया। इसलिए कभी भी कोई भी फाइल डिलीट कर रहा है, चाहे जेएसपी हो या कुछ भी हो, कोशिश करना रिफैक्टर में जाकर के डिलीट करने का। तो रिफैक्टर में डिलीट करने से क्या होता है ना, कि हम जो लिखे हैं, जिस बारे जो फाइल हम लिख रहे हैं उसके बारे में या उससे कोई लिंक कंटेंट होगा ना, जो बाद में दिक्कत करेगा वो भी डिलीट होगा साथ। क्लियर? ये चीज ध्यान देना है, बता दूं, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग ये जावा का चीज हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ एक बनाते हैं सर्वलेट। अब सर्वलेट कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट लिखेंगे सर्वलेट, मान लो लिख देते हैं इसका नाम फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। इसका नाम क्या लिख क्या देते हैं? फर्स्ट सर्वलेट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, पैकेज तो बना हुआ है। स्लो है का? एक एरर यहाँ आ रहा है, उसके कारण से रोक दे रहा। देखा, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में सर्वलेट में जाएंगे, यहाँ नाम देंगे इसका क्या? फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, कहाँ? नहीं, जेएसपी के नीचे जो है सो कोई दिक्कत। लेकिन वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर नहीं लिखा हुआ होगा ना। देखो फिर से हम रिफ्लेक्टर करके इसको डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। राइट क्लिक करते हैं इसको, फिर से न्यू में जाते हैं, सर्वलेट बनाते हैं, और यहाँ फर्स्ट सर्वलेट। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से है इसको कुछ तो गड़बड़ है, देख लेते हैं। क्या हुआ?
देखो न्यू में जाते हैं सर्वलेट और फर्स्ट सर्वलेट, नेक्स्ट। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ कुछ अच्छा बंद नहीं हो पाता तो रोक देता है, इसलिए एक बार रिस्टार्ट कर देने से सब जगह पर आ जाता है। तो यहाँ से ये हो गया, ये यहाँ से हम लोग फिनिश कर दिए। ठीक है, देखो एक पहला सर्वलेट हम लोग बना लिए। ठीक है, अब वो पहला सर्वलेट में क्या है कि ये सब हम डिलीट कर देंगे, हमको वो HTML सब का कुछ काम करना नहीं, हटा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, या फिर रहने देते हैं, काम पड़ेगा। देखो बॉडी के अंदर जो है ना, यहाँ इसके अंदर हम लोग यहाँ लाएंगे। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में इसको रन करा देते हैं, तो एक एंकर टैग ले लेते हैं, एंकर टैग। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रन सर्वलेट, रन सर्वलेट। या फिर ऐसा करते हैं, एक फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म। ठीक है, और यहाँ एक्शन में लिख देते हैं, एक्शन में फर्स्ट सर्वलेट। इसको कहाँ हम सबमिट करेंगे, फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, और सिंपल हम लोग लिख देते हैं एंटर, एंटर योर नेम। ठीक है, और इनपुट टैग का यूज करेंगे हम लोग, और इनपुट टैग में हम लोग एक नेम प्रॉपर्टी दे देंगे, जहां हम लोग इसका नाम दे देते हैं क्या, नेम भी दे देंगे। ठीक है, और एक br टैग लगा करके हम लोग एक और इनपुट टैग ले लेते हैं, और इसका टाइप हम लोग क्या कर देते हैं, सबमिट। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, एक नॉर्मल हम लोग फॉर्म बना लिए। ठीक है, एंटर योर नेम, ये नेम, और इसको सबमिट कहाँ किए, फर्स्ट सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट में। ठीक है, हम लोग यहाँ इसको क्या किए, फर्स्ट सर्वलेट में एंटर किए। चलिए अब आते हैं फर्स्ट सर्वलेट में जो भी डेटा लिया। ठीक है, जो भी डेटा लिया हम यहाँ उसको क्या करते हैं, सबसे पहले फेच करते हैं। तो डेटा फेच करने के लिए क्या बताए थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, और क्या नाम से फेच करेंगे, नेम नाम ही दिए थे उसका। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, स्ट्रिंग नेम। हो गया, डेटा फेच हो गया। अब इसको अगर हम देखते हैं फेच करके, मतलब प्रिंट करके, आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट एलएन, तो यहाँ योर नेम इज। ठीक है, और प्लस में हम लोग नेम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से होगा क्या कि जैसे अगर हम लोग यहाँ नाम दे रहे हैं कि राकेश, ठीक है, सबमिट किए तो योर नेम इज राकेश दे रहा है, तो पहला रिक्वेस्ट है, तो हम जो डेटा दिए वो उसको याद रखें, वो जो डेटा दिए उसको क्या है, याद। बात सुन मारा, पहला रिक्वेस्ट। लेकिन जैसे सेकेंड बार रिक्वेस्ट करें तब ना प्रॉब्लम है सेशन का, सेकेंड बार में वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। अभी देखना चाहते हैं भूलता है कि नहीं भूलता है। ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट सर्वलेट बनाए। ठीक है, अब फर्स्ट सर्वलेट में ही क्या करते हैं कि यहां से इसके अंदर, ठीक है, हम लोग डेटा को भेजते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां से डेटा को भेजने के लिए फॉर्म हमको फिर से बनाना होगा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, सो देखो कि यहाँ हम लोग फॉर्म बनना चाहते हैं, फॉर्म, FORM, फॉर्म। फॉर्म टैग ये स्टार्ट हुआ, फॉर्म टैग ये बंद हो गया, ठीक है। और फॉर्म टैग को यहाँ बंद कर दिया, डबल कोट में करना है ना, ये भी डबल कोट, ठीक है। ये आ गया फॉर्म टैग बंद हो गया, डाउन हो गया, देखो ये डाउन हो गया। चलो देखो इधर, ये फॉर्म टैग के अंदर हम लोग एक और आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे योर नेम, नेम, ठीक है। और यहां हम लोग इनपुट टैग ये स्टार्ट करेंगे और इसका टाइप रखेंगे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। देख रहा, सर्वलेट के अंदर फॉर्म डिजाइन करना कितना मुश्किल लग रहा है, डबल कोट के अंदर सारा कुछ कोड HTML का टैग लिख रहे हैं, ठीक है। योर नेम इज इनपुट है टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक और टैग ले लेते हैं, इसका सबमिट नाम दे देंगे, ठीक है। और ये हटा देंगे, यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं रन सेकेंड सर्वलेट, रन सेकेंड सर्वलेट। और इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इसके लिए एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट इक्वल टू सेकेंड सर्वलेट, ठीक है। तो देखो यहां से अब जो भी यहां आएगा उसको वैल्यू को हम लोग को यहां प्रिंट करना है, वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट में। अब यहां वैल्यू को प्रिंट करना है, देखो ध्यान से, जो नाम है वो नाम कहाँ है, वेरिएबल में। अरे जो भी फेज किए वो कौन सा, नेम नाम का वेरिएबल में, इस नेम नाम का वेरिएबल में यहां हमको प्रिंट करना है। बात सुना रहा है। और लेकिन यहाँ हम लोग क्या किए, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोट के अंदर है, और यहाँ हम लोग ओनली जावा ये HTML का टैग लिख सकते हैं, लेकिन हमको लिखना है क्या, जावा, ठीक है। तो जावा के लिए हम लोग को करेंगे क्या कि डबल कोट को यहाँ बंद करेंगे और फिर प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ हम लोग नेम प्रिंट कर देंगे। मतलब क्या किए, कॉन्केटिनेट कर दिए, बात समझा, कॉन्केटिनेट कर दिए। जैसे ये देखो डबल कोड यहाँ स्टार्ट है, यहाँ बंद कर दिए। अब हम यहाँ जावा का वेरिएबल को कॉन्केटिनेट कर दिए, फिर डबल कोड स्टार्ट करके ये कर दिए, ठीक है। मतलब HTML के अंदर जावा कॉन्केटिनेट करके, ठीक है। अब देखो जो हम लोग जो रन करेंगे सर्वलेट, एक फॉर्म, सर्वलेट में अब क्या आएगा, फॉर्म आएगा। अब ध्यान, ये फॉर्म आ रहा है कहाँ, ये फॉर्म बना हुआ JSP पेज में जो HTML से बना हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं राकेश, अब सबमिट जो करेंगे, अब जो फॉर्म आएगा वो सर्वलेट के द्वारा आएगा,
देखो आ गया योर नेम राकेश। और ये जो फॉर्म बना है कहाँ, ये कहाँ है, ये सर्वलेट में, ये सर्वलेट में है, सर्वलेट में जो फॉर्म डिजाइन किए, बात सुन रहा है। और यही तुम देख लो एक फॉर्म डिजाइन करना कितना कॉम्प्लेक्स है जावा में, इसलिए जेएसपी में आसान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो पहली बार हम ये किए तो ये याद है। अब हम सेकेंड सर्वलेट पर जाना चाहते हैं तो रन करेंगे सेकेंड सर्वलेट, तो सेकेंड सर्वलेट बनाए क्या, नहीं बनाए, तो सेकेंड सर्वलेट हम लोग को एक बार बना लेना होगा। ठीक है, दूसरा रिक्वेस्ट देखने के लिए तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक नया सर्वलेट बनाते हैं जिसका नाम देंगे क्या, सेकेंड सर्वलेट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और हम लोग बोल रहे हैं ऐड कर दो web.xml। ठीक है, अब देखो यहाँ से बॉडी के अंदर आकर के हम लोग जो भी है डेटा, यहाँ देखो फर्स्ट सर्वलेट में जो वैल्यू यहाँ दिए हैं उसका भी नाम है कुछ। ठीक है, तो हम लोग सेम इसका नेम प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं। नेम प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, नेम ही लिख देते हैं फिर से। ठीक है, और यही नेम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फेच करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सेम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ हम लोग ये कर दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर को थोड़ा समझो, जेएसपी से नाम को भेजे कहाँ, सर्वलेट तक, सर्वलेट पहला सर्वलेट तक, पहला सर्वलेट में नाम दिख गया, अब वही नाम को हम दूसरा सर्वलेट में भेज रहे हैं, मतलब सेकेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, और वही नाम को भेज रहे हैं। ठीक है, ये नेम प्रॉपर्टी हटा देना होगा क्योंकि वो तो फेच कर चलेगा। देखो ध्यान से देखो, पहला सर्वलेट में हम डेटा को फेच करने के लिए क्या लिखे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, नेम को फेच किया, नेम स्टोर कर दी, इन किए, और जिसको हम वहां शो करवा दिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, शो करवा दिए। ठीक है, अब यही चीज ये फॉर्म बनाने की इतना जरूरत नहीं था, हम सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एक एंकर टैग ही बना देते हैं क्योंकि फिर समझने में ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एंकर टैग बना देते हैं हम लोग, एंकर टैग यहाँ लिख देते हैं रन सेकेंड सर्वलेट। ठीक है, एंकर टैग को हम लोग बंद कर देते हैं और एंकर टैग में href प्रॉपर्टी इक्वल टू सिंगल कोट में सेकेंड सर्वलेट। ठीक है, और यहाँ हम लोग नाम प्रिंट कर देते हैं और डॉट प्रिंट एल, लिखेंगे वेलकम टू, वेलकम टू जो भी नाम आया होगा ना उस नाम को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और जब सेकेंड सर्वलेट में फेच कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग प्रिंट करेंगे आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ लिखते हैं वेलकम बैक, वेलकम बैक, और जो भी नाम होगा उस नाम को हम लोग प्रिंट कर देंगे। एक बार देख लो कोड, एक बार देखो यहाँ से हम लोग क्या किए, एक फॉर्म बनाए कहाँ, जेएसपी पेज में, यहाँ जो भी नाम भेजेंगे वो कहाँ जाएगा, देखो फॉर्म कहाँ सबमिट किए, फर्स्ट सर्वलेट में। अब फर्स्ट सर्वलेट में हम 2 लाइन सिर्फ काम किए, क्या किए कि सबसे पहले डेटा को फेच किए और एक मैसेज दे दिए वेलकम जो भी नाम लिखा होगा। ठीक है, और एक हम लोग समझो एक लिंक दे दिए हैं कहाँ जाने का, सेकेंड सर्वलेट में जाने का। और सेकेंड सर्वलेट में भी हम क्या किए, डेटा को फेच किए हैं और वही किए वेलकम, हम लोग यहाँ भी क्या किए, वेलकम। ठीक है, बस यहाँ अब देखो होगा क्या, हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से नाम प्रिंट करते हैं राकेश, सबमिट करते हैं। देखो पहला रिक्वेस्ट तो क्या जान रहा है कि वेलकम टू राकेश, जान रहा है। अब जैसे रन सेकेंड सर्वलेट किए तो देखो वेलकम बैक नल, भूल गया राकेश, अरे राकेश दिए थे ना, और वही कोड जो हम फर्स्ट सर्वलेट में किए हैं वही कोड हम सेकेंड सर्वलेट में किए। देखो ना, अरे फर्स्ट सर्वलेट में डेटा को फेच करने के लिए हम क्या लिखे,
देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम को फेच किया, नेम को प्रिंट किया, और सेकेंड सर्वलेट में भी देखो नेम को फेच किया, नेम को प्रिंट किया। तो यहाँ तुरंत ये भूल गया कि कौन है। तो हम जब जानते हैं जावा में नहीं जानता है तो वो नल रख देता है। तो वही बोल रहा है कि वेलकम बैक नल, मतलब नल मतलब कि हम तुमको नहीं जानते, नाम भूल गया। बात सुन रहा है, नाम भूल गया। तो इसी कारण से बोले थे कि HTTP जो सर्वलेट है, सॉरी HTTP जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, जो एक बार पहला बार दिए तो याद है, जैसे दूसरा रिक्वेस्ट भेजे वो भूल गए। ठीक है, अरे दूसरा रिक्वेस्ट भूल गया ना। और यही हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा जब भी लॉगिन पैनल बनाएंगे। तो लॉगिन पैनल बनाएंगे तो हम पहली बार इंफॉर्मेशन मांगेंगे, अब दूसरा बार में भूल जाएगा तो फिर कैसे होगा, फिर लॉगिन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब हर एक बार जितना भी बार क्लाइंट आएगा हर बार बोलेगा लॉगिन करो, हर बार लॉगिन करो। और वही सबसे ज्यादा काम आने वाला है सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो सेशन मैनेजमेंट क्यों करना जरूरी है, अब कैसे करना ये नहीं पता रहे, क्यों करना जरूरी है समझ में आ रहा है, क्योंकि भूल जा रहा है ये बार बार। मेक की कोड को 2 पेज में लिख दिए, पहला रिक्वेस्ट भेजा याद है, बोला वेलकम, दूसरा बार में नल बोल दे रहा हूँ उसी वेरिएबल को। क्लियर। अब ये सेशन मैनेजमेंट करेंगे। अब सेशन मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है, तो सेशन मैनेजमेंट करने का 4 तरीका है। ठीक है, सेशन को मैनेज करने का कितना तरीका है, 4 तरीका। ठीक है, पहला हिडन फॉर्म फील्ड। ठीक है, पहला तरीका क्या है, हिडन फॉर्म फील्ड। ठीक है, 4 तरीके, 3 तरीके, 3 तरीके। एक हिडन फॉर्म फील्ड है, दूसरा है, हाँ देखो 4 तरीका है, एक हिडन फॉर्म फील्ड है, दूसरा है कुकीज। ठीक है, कुकीज सुना होगा। ठीक है, हम लोग सर्वर में ये सब में क्या होता है, डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है, कुकीज में। तो दूसरा तरीका है सेशन को मैनेज करने का क्या, कुकीज। ठीक है, तीसरा तरीका है यूआरएल रीराइटिंग। ठीक है, और चौथा तरीका है HTTP सेशन। 4 तरीका है, लेकिन चारों तरीका में जो 2 तरीका है हिडन फॉर्म फील्ड और एक कुकीज, ये एक रिस्ट्रिक्टेड है। हिडन फॉर्म फील्ड में क्या है, सिक्योरिटी नहीं है। अरे डेटा को हिडन, देखो डेटा जो भूल जा रहा है ना, हम डेटा को भेजेंगे हिडन फॉर्म में, लेकिन कोई भी व्यू पेज करके सोर्स करके वो तो पढ़ सकता है ना। अरे हिडन तो कर देंगे लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन सोर्स में दिखेगा ना। तो फिर अगर मान लो पासवर्ड भेजना है तो फिर वो कोई व्यू सोर्स करके पढ़ सकता है, तो दिक्कत हो जाएगा ना, सिक्योरिटी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इस कारण से हम लोग हिडन फॉर्म फील्ड का यूज नहीं करते उतना, लेकिन वो भी एक तरीका है सेशन को मैनेज करने का। दूसरा तरीका है कुकीज। तो कुकीज में क्या है कि स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि रोहित कुमार स्पेस दे करके, तब स्पेस के बाद भूल जाएगा, तो पहला चीज याद है, इसका भी प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, स्पेस के बाद भूल जाता है, वो सोचता है दूसरा पूछेगा, तो सिर्फ रोहित जानेगा, रोहित कुमार लिखे हैं स्पेस दे करके, तो वहां बोलेगा हेलो रोहित, अब कुमार गायब कर दिया, तो डेटा नहीं रहा पूरा। तो इसमें भी प्रॉब्लम, कुकीज में भी। तो तीसरा तरीका हम लोग पढ़ते हैं यूआरएल रीराइटिंग। तो यूआरएल रीराइटिंग क्या है कि जैसे देखो यूआरएल है ना, उसी में डेटा को बाइंड करके भेज देंगे, जो जाता भी है तो हम लोग अपने से भी बाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी सिक्योरिटी नहीं। अरे दिखेगा ना, लेकिन इसका कभी कभी हम लोग जो अनसिक्योर डेटा है उसको तो यूज कर सकते हैं ना। अरे जो इतना सिक्योरिटी मायने नहीं रख रहा वहां यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेस्ट है जो, वो है HTTP सेशन जो जावा का। ठीक है, जो पूरा तरह से सिक्योर है, इससे डेटा कोई नहीं निकाल सकता है। और जितना भी लॉगिन ये सब जितना यूज होता है ना, सब यूज करता है कौन, HTTP सेशन। क्लियर। तो ये सेशन मैनेजमेंट पूरा पढ़ते हैं कल हम लोग क्या, क्योंकि चारों तरीका बताना है इसमें। एक एक तरीका देखेंगे, जो डिमेरिट जो बताए ना, वो डिमेरिट भी हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे डिमेरिट है ये। क्लियर। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेशन मैनेजमेंट। देखो सेशन मैनेजमेंट के बाद परसों से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे।
क्योंकि सर्वलेट जेएसपी में जितना था वो बता दिया, मेन था जो सेशन मैनेजमेंट पढ़ना है वो भी हम बता देंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अरे डेटाबेस बताएंगे एक दिन। अरे डेटाबेस में क्या डेटा इंसर्ट करना, फेच करना, ये सब नहीं सिखा है, बता देंगे। डेटा इंसर्ट, अरे डेटा बेस में क्या जानना है, डेटाबेस में जानना है क्या, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को फेच करना, डेटा को सर्च करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, यही 4 काम होता है ना। अरे हाँ, तो बिना कनेक्टिविटी के कर देंगे ये सब, कनेक्टिविटी बता लेंगे तब तो करेंगे। अरे बिना कनेक्टिविटी का कैसे होगा, वो भी बताएंगे। हाँ, स्प्रिंग बूट क्या फ्रेमवर्क है, तो पहले नॉर्मल तो काम कर लो, देखेंगे लास्ट। पहले नॉर्मल तो काम कर लो, इसी में तो अभी काम करने में दिक्कत है। अरे हम क्या बताए थे, स्प्रिंग बूट में काम करना आसान होगा, जो काम हम डेटाबेस का जब क्वेरी लिख करके करेंगे ना, बस वही नहीं करना होगा, वहां सब बना बनाया बस भेजते दो, करते जाएगा। तो इसीलिए ना अभी हम सर्वलेट के लिए हम 4 दिन का कहानी क्यों बताएं, कंसेप्ट को सीखने के लिए। यही हम डायरेक्ट यहाँ आते तो अभी प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर देते, कल से स्टार्ट हो गया रहता अभी तक। तो कंसेप्ट को सीखना है, इसलिए हम बेसिक चल रहे हैं पूरा, ठीक है, फ्रेमवर्क में नहीं जा रहे। एक बार जैसे सीख लेगा था स्प्रिंग बूट अपने काम कर सकता था, बना बनाया सब कुछ क्लियर। यहां तक प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। कल से सेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सेशन मैनेजमेंट जैसे कल हो जाएगा तो देखेंगे, समय बचेगा तो कल ही डेटाबेस एक बार देख लेंगे, CUI और GUI दोनों में देख लेंगे कैसे हम लोग प्रोजेक्ट में काम करेंगे, या फिर नेक्स्ट डे कल बता देंगे। और प्रोजेक्ट सोचा तुम लोग क्या बताते हैं, कौन सा टॉपिक पर? हाँ, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बहुत छोटा एप्लीकेशन है, 5 दिन में खत्म कर देंगे। एक बनाए हम दिखा देंगे रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, और वो तुम्हारा क्या है, इनक्रिप्टेड भी है, दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो उसको हैक कर दे। हाँ, इनक्रिप्टेड है, मतलब डेटाबेस भी कोई हैक कर लेगा, जैसे हम भेजते हैं यहाँ से हेलो, और डेटाबेस में सेव होता है H2135 कुछ भी सेव होता है, हैश। हाँ, पढ़ लो क्या डेटा, कोई हैक भी कर लेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, डिक्रिप्ट वही एल्गोरिदम लगा हुआ है, AES एल्गोरिदम का यूज किया गया है, यूएस के एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। AES एल्गोरिदम पढ़ना नेट में, AES इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पढ़ना। नहीं करता ना, वो एल्गोरिदम में तुम्हारा प्राइवेट कोड यूज किया जाता है, और वो प्राइवेट कोड हमको पता है, हम डालेंगे ना, और वही कोड से डिक्रिप्ट होगा। नहीं समझा? अरे जो बनाया है ना एल्गोरिदम, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हम एक कोड डालेंगे और वही कोड से डिक्रिप्ट होगा। एक छोटा एप्लीकेशन है ये, एक चैट एप्लीकेशन का, एक पेज यहाँ बनाना, एक पेज यहाँ बनाना, दोनों चैट करवाना। डायरेक्ट ये बनाएंगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारा इंक्रिप्शन का कोडिंग करेंगे। फिर बेसिक जैसे एक वेबसाइट जैसे बनता है, तुम लोग सोचने बोले थे कुछ नहीं, अपने कॉलेज का बनाओ। देखो, हाँ, तो लाइव के लिए फिर तुमको API खरीदने वाला शायद उसमें यूज होता है। देखो, डिफिकल्ट हम वेबसाइट में हम बोलेगा तो हम चल जाएंगे, लेकिन पहली बार में तुम लोग को जब जाएगा ना, तो फिर हो सकता है कि उतना ना पल्ले पड़े। कभी भी थोड़ा क्या करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक सिंपल प्रोजेक्ट पर काम करके देखो, जिसमें तुम सारा फंक्शनिंग सीख जाएगा। अब जब सारा फंक्शनिंग सीख गया तो तुम अब धीरे धीरे उसको लेवल बढ़ा दो। पढ़ने का तरीका होता है, ऐसे नहीं होता है। ABCD पढ़ा होगा, ग्रामर पढ़ा होगा, तब जाकर के सेंटेंस बनाया होगा। डायरेक्ट बोलेगा आज चलो सेंटेंस बनाते हैं,
तो दिक्कत होगा। बोलेगा तो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट में हम चले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस सिर्फ देख के बैठ के देखेगा, आपने खुद नहीं बनाएगा तो क्या फायदा उससे। और एक चीज ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं सिर्फ तुम लोग देखो, हम जो भी बनाए तुम लोग भी एक टॉपिक पर बनाते चलो तब ना। अरे सिर्फ हमको बनाने से कभी नहीं सीख पाएगा, जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। जैसे हम एक टॉपिक सोच करके हम बना रहे प्रोजेक्ट, तो वही चीज बोले थे तुम लोग भी एक टॉपिक, जैसे हम बनाया रजिस्ट्रेशन पेज, तो तुम लोग भी इंप्लीमेंट कर लो रजिस्ट्रेशन, उसी तरह मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट चूज करो, जिसमें साथ साथ तुम लोग भी बनाते चलो, तब ना होगा। और प्रोजेक्ट में समय लगेगा, आप सोचेगा हम मेरा प्रोजेक्ट पूरा देख लेगा तब तुम बनाने बैठेगा, तो समय कहाँ है, खत्म हो जाएगा। साथ साथ बनाते चलो, हम एक एक कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे ना, उसी तरह तुम लोग भी करते जाना, और जहां फंसेगा फिर हम बढ़ाते भी जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि हम निकलते जाएंगे, जब तक को तुम लोग वहां तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक आगे भी नहीं निकलेंगे, समझा। तो मेन होता है जो क्रूड ऑपरेशन होता है ना, CRUD, मतलब क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये काम आ गया तो सब काम कर सकता। बोलो क्या बोल रहे? कोई टॉपिक चूज ही नहीं करते, बना सकता है। ई लर्निंग में तुम कोई भी एक वेबसाइट नाम दो उसका, और हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट देना चाहता है ना उसमें, तो दो कंटेंट, जैसे बनाया है जावा टी पॉइंट है, ट्यूटोरियल पॉइंट है, समझा। हाँ? रिस्ट्रिक्शन राइट क्लिक कोई कर सकता है, होता है, कर सकता है, उसके लिए सब कोड किया जाता है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो अपना डिपार्टमेंट का ही बना लो ना। हाँ? क्या चीज? टेलविन? नहीं समझ में आ रहा। करो, हमको तो तुमको बनाना है, हम तो बता दें। टेलीविजन पर हमने काम किए, नेट भी नहीं। टेलविन अरे तब बहुत सारा है, एक देखो, एक टेलविन जानता है ना, एक और देखो मेट्रोलाइज होता है, मेट्रोलाइज CSS, ये भी बूट स्ट्रैप का ही है, मतलब बूट स्ट्रैप जैसा ही है। बहुत सारा है, देखो नहीं, देखो इसमें भी सारी चीज देगा, देख रहा है, जैसे कंपोनेंट तुमको देखना है, देखो जैसे नेप बार देख, जैसे नेप बार हम लोग देखे थे ना वहाँ, देखो नेप बार इस तरह से नेप बार देगा, तो बहुत सारा, लेकिन सबसे फेमस जो है बूट स्ट्रैप, ये भी है, इस पर भी एक बार काम किए, तो सारा कुछ देगा वही, पेजिनेशन, प्री लोडर, ये सब सब है ना, जैसे लोडर ये सब भी देखे थे ना हम लोग सर्कुलर में से, तो ये दिया इसका कोड, तो मेट्रोलाइज CSS भी है? हाँ देखो, मेन जो फेमस है, जो सबको पता है लगभग बूटस्ट्रैप, इसलिए फेमस ज्यादा है तो बहुत चीज। मेट्रोलाइज CSS काम किया कभी? नहीं सुना था। टेलीविजन, हम टेलीविजन नहीं सुने, हम ये इस पर एक बार काम किए हैं, तक उसी तरह क्या है कि वेबसाइट बनाया और कंटेंट दे दिया, मेन पढ़ के वो भी काम करेगा, समझा। तो बड़ा चीज थोड़ी है, हम ही सोचे कौन टॉपिक पर बनाना है, वही से बनाएगा।